मैम आ गई हैं, स्वागत करिए जोरदार तरीके से। जो इंतजार था बेसब्री से, मैम आ गई हैं। आप लोग ने मुझे जो बहुत सारे सवाल भेजे हैं उनसे आज हम चर्चा तो करेंगे ही। इसके अलावा वो खुद भी बहुत सारी बातें आपसे शेयर करेगी अपनी जर्नी के दौरान। तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि मैम ने अपने तैयारी की शुरुआत कब से की, क्योंकि कई सारे जो विद्यार्थी हैं उनके मन में ये सवाल रहते हैं कि तैयारी हम कब से शुरू करें, कैसे शुरू करें और कहाँ से शुरू करें। क्या स्कूल के बाद ही शुरू कर दें या फिर कॉलेज पूरा कर लें फिर शुरू करें। तो ऐसा ही एक सवाल पूछा है, तो मैम बताइए। सभी को नमस्कार। आप सभी लोग फाउंडेशन बैच के हैं जहाँ तक मुझे सूचना मिली है। तो ये तो तय है कि आपने अपना लक्ष्य तो चुन ही लिया है कि आपको आरएस बनना है। तो इस लक्ष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका सफ़र जो है वो शुभ हो और आपने जो लक्ष्य तय किया है वो आपको मंजिल जल्दी ही मिले और शीघ्र मिले। आरएस की तैयारी की बात आपने की तो कब करें तैयारी, ये तो कोई सवाल नहीं होता है। जब आपका मन करे, ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप, उस टाइम आपको लगता है कि मुझे आरएस की तैयारी करनी चाहिए, तो उसी टाइम शुरू कर दें। अगर आपने ग्रेजुएशन पहले कर लिया है, बहुत समय हो गया है, फिर आपको लगता है कि अब मुझे आरएस की तैयारी करनी चाहिए, तब भी कोई देर नहीं हुई है। मारवाड़ी में कहावत है कि जब जागे तब सवेरा। तो जब आपको लगे कि हाँ, नौकरी में भी हैं अगर आप और 4-5 साल नौकरी कर ली, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने 10 साल की नौकरी कर ली, 15 साल की नौकरी कर ली, फिर उनको लगता है कि नहीं नहीं, जो मुझे चाहिए वो यह नहीं है, मैं इस नौकरी में हमेशा पूरी ज़िंदगी नहीं निकाल सकता या निकाल सकती, तब भी आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। मैंने जो अपनी आरएस की तैयारी है वो 2016 में शुरू की थी। 2016 वाला जो अटेम्प्ट है वो मैंने दिया था, वो मेरा पहला प्रयास था। और प्रीलिम्स से 3-4 महीने पहले मैंने तैयारी शुरू की थी और पहली बार में मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया था और अच्छे नंबर से क्वालिफाई हो गया था। और उसके बाद मेंस और इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन मेरा पहले प्रयास में ही हो गया था। पहले प्रयास में मेरी 301 रैंक थी और मुझे राजस्थान अकाउंट सर्विस मिली थी। तो तैयारी तो मेरे हिसाब से जिस समय आपको ये लगे कि हाँ, मुझे अब आरएस की तैयारी करनी है या सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, उसके लिए कभी देरी नहीं होती है। क्योंकि इस बार हमारे बैच में मैम हैं जिन्होंने टॉप किया है, मुक्ता राव मैम। वो 42 ईयर में उन्होंने टॉप किया है। तो वही बात है कि आपको जब जागो तब सवेरा। मुझे लगता है कि यहाँ ऑलमोस्ट जो लोग हैं वो ग्रेजुएशन या तो कर रहे होंगे या हाल ही में ग्रेजुएशन किया है, राइट? तो आपके लिए ये बहुत ही सही समय है तैयारी करने का। अच्छा, इसी में एक सवाल आगे बढ़ाते हुए पूछा गया है कि आरएएस के लिए तैयारी का आपने समय तो बता दिया, लेकिन अब तैयारी शुरू करने के लिए हम किन किन किताबों से शुरुआत कर सकते हैं, बेस्ट बुक्स क्या हो सकती हैं। देखिए, इसमें ये है कि अगर आप ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन हैं या आपने ग्रेजुएशन हाल ही में करी है और आप चूंकि जुड़े हुए हैं ही ये दृष्टि से, तो आपका फाउंडेशन चल रहा है, तो यहाँ पर जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स और फैकल्टी आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो इसके बाद आपको ये करना है कि बेसिक बुक्स जो हैं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, तो यद्यपि इसमें जो पॉलिटी आपको यहाँ पढ़ाई जाएगी या किसी भी कोचिंग में पढ़ाई जाएगी, उसको कंक्लूड करके पढ़ाया जाता है। बहुत कुछ बचता नहीं है रेफरेंस बुक में बाद में, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक्स के लिए नाथूराम का की बुक है वो पढ़ लीजिए, हिस्ट्री के लिए विपिन चंद्रा पढ़ लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और एंशिएंट और मिडाइवल में मुझे लगता है एनसीईआरटी पढ़ लो, वो बेहतर है। बहुत ज़्यादा बुक्स भी इकट्ठी नहीं करनी है अपने को कि सारी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी सबकी बुक्स इकट्ठा कर ली और वो पढ़ने बैठ गए तो वो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो बेटर ये रहेगा कि आप चूंकि फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे जो आपको पढ़ाया जाता है पहले वो नोट्स पढ़ लें सारे के सारे, उनको याद कर लें, उनको बार बार रिवाइज करें आप। फिर भी आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो छूट रही है या नहीं, मतलब इसमें कंक्लूड नहीं हो पा रहा है, तो आप या तो एनसीईआरटी देख लें, और एनसीईआरटी नहीं तो
जो बेसिक बुक्स चलती है पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, इनमें वो देख लें। ठीक है, इसी तरह से एक सवाल ये पूछा गया है कि तैयारी करने के लिए माध्यम कौन सा चुनना चाहिए? माध्यम चुनने की स्वतंत्रता अब तो नहीं होगी आपके पास। पहले से आप हिंदी मीडियम में हैं तो आपका हिंदी मीडियम है ही है, और अगर आप इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश मीडियम है। आरएस का एग्ज़ाम जो है उसमें अभी मीडियम का उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और इस बार तो यूपीएससी में भी काफ़ी अच्छा खासा रिजल्ट रहा है हिंदी मीडियम का। तो जब आपके पास विकल्प है नहीं हिंदी या इंग्लिश मीडियम का, तो आपका जो मीडियम आपका एजुकेशन का है वो आपका मीडियम है ही है। फिर भी आपको लगता है कि आप हिंदी मीडियम के हैं और इंग्लिश मीडियम में कर सकते हैं, तो इंग्लिश कर लीजिए, बट बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इंग्लिश और हिंदी मीडियम से, आरएस में तो नहीं पड़ेगा। आपकी तैयारी कितनी है, आप कितना अच्छे से प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, इस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा। मीडियम का फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट मिल जाता है इंग्लिश वालों को, बट आप हिंदी मीडियम में हैं तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। मैं हिंदी मीडियम की ही स्टूडेंट हूँ, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हिंदी से इंग्लिश में जाएँ या क्या करें। आप हिंदी मीडियम में हैं तो आरएस की तैयारी आप हिंदी मीडियम में रह के ही कीजिए, कोई समस्या नहीं आएगी, आप टॉप भी करेंगे और अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट भी हो जाएंगे। चलिए, तो माध्यम बहुत बड़ी बाधा नहीं है, और हिंदी मीडियम मैम ने कहा कि बेहतर हो सकता है, क्योंकि अभी आगे हम डिस्कस करेंगे इसका एक पॉइंट कि क्यों ऐसा कहा गया है। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है कि जो ओवरऑल पाठ्यक्रम है जी, उसमें किन किन विषयों को अधिक महत्व देना चाहिए, या फिर किन विषयों को हम कम महत्व देते हुए आगे बढ़ें? देखिए, अगर आपको सेलेक्ट होना है या आपको टॉप करना है, पहले तो आपको ये तय करना है। और जो सिलेबस है मेरे हिसाब से उसमें कम महत्वपूर्ण और ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता है। सिलेबस जो आपका है वो आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। उसमें आप कंपैरेटिवली ये कर सकते हैं कि कौन सा पोर्शन छोटा है और अधिक वेटेज रखता है। जैसे मैं बात करूँ तो जो एथिक्स है वो 63-64 नंबर की है, ठीक है, और उसका सिलेबस छोटा है। दूसरी तरफ अगर हम राजस्थान आर्ट कल्चर हिस्ट्री की बात करें तो उनमें अपने आप में ही वो 3-4 बुक्स जितना पढ़ना पड़ता है और उसका वेटेज मुश्किल से 20 नंबर का होता है। तो यहाँ आपको ये नहीं करना है कि राजस्थान आर्ट कल्चर हिस्ट्री को आप छोड़ दें, उसको भी पढ़ना है, लेकिन आपको ये तय करना है कि एथिक्स पे मुझे कितनी मेहनत करनी है, और जो सब्जेक्ट जैसे राजस्थान आर्ट कल्चर हिस्ट्री मान लिया उसमें मुझे कितनी मेहनत करनी है। तो ये आपको कंपेयर करना पड़ेगा, और ये कंपेयर आप तब कर पाएंगे जब आप फाउंडेशन में पढ़ लेंगे पूरा, या अपना जो सिलेबस है उसको अच्छे से समझने की स्थिति में होंगे और किसी को समझाने की स्थिति में होंगे। अपन तैयारी करते हैं, लेकिन जब तक चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करना सीखते हैं, आप ये करिए कि आपने जो पढ़ा है वो आप किसी और को समझा सकते हैं, तब आपकी पढ़ाई अच्छी मानी जाएगी। तो सिलेबस तो पूरा ही महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। मैं कतई सजेस्ट नहीं करूँगी आपको कि आप कुछ टॉपिक छोड़ दीजिए या किसी भी टॉपिक को कम महत्व दीजिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि संयोग से आपने जो टॉपिक छोड़ा है वहीं से क्वेश्चन आ जाए, 10 नंबर का आ जाए, 5 नंबर का आ जाए, 2 नंबर का आ जाए। तो वो फिर हो जाएगा कि जो आपने छोड़ा है वही आ गया, तो उसमें आप ब्लैंक हो जाएंगे। तो टॉपिक कोई भी नहीं छोड़ना है सिलेबस का। सिलेबस तो आपको पूरा का पूरा जो भी दिया हुआ है सिलेबस में वो पढ़ना है, और बहुत बड़ा भी सिलेबस नहीं है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आपको सिलेबस पूरा देखना है, उसमें से कम महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, सब महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरपीएससी ने जब इतना सोच समझ के इतने एक्सपर्ट टीम बैठ के आपका सिलेबस बनाया है, तो उसमें कम महत्वपूर्ण चीज़ नहीं जोड़ी गई है। सारी चीज़ें हैं वो आपके प्रैक्टिकली काम आएंगी जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, जब आप आरएस बन जाएंगे। तो आप सिलेबस तो याद कर लीजिए आज से ही, प्रीलिम्स का, मेंस का। आपको रात में उठा के पूछे कि इस नंबर पे कौन सा टॉपिक है, तो वो आपको याद होना चाहिए। और जब आपको सिलेबस याद होगा तभी आप आगे पढ़ पाएंगे, और क्या पूछा जा सकता है ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको सिलेबस पता होगा। ठीक है, तो सिलेबस ठीक से याद कर लेना है आपको, मतलब कहीं से भी सवाल तो बाद में आएंगे, पहले सिलेबस ही आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या टॉपिक उसमें दिए हुए हैं। ठीक है। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि सिलेबस बहुत वाइड है आरएस का, विड्थ जो है वो सिलेबस की बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको इसकी डेप्थ देखनी पड़ेगी कि कितने डेप्थ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको करना ये है कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, वो आप आरपीएससी की साइट से डाउनलोड करें
उन क्वेश्चंस को देखें। 2-3 साल के कंटिन्यूस अगर आप पेपर देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि प्रीलिम्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मेंस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए हैं उनमें कितनी गहराई तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सिलेबस बड़ा होना अलग बात है, लेकिन सिलेबस की गहराई कितनी है ये देखना आपको ज़रूरी है, और इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने नहीं देखे हैं अब तक, पढ़ते हुए 3-4 महीने हो गए होंगे आप लोगों को, अगर आपने पुराने पेपर नहीं देखे हैं तो आज से ही अभी घर जाके ये कीजिए कि आरपीएससी की साइट से पुराने पेपर डाउनलोड करें, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी, और उन्हें उठा के देखें कि उनमें क्या क्या पूछा गया है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेंस में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपने जो अब तक पढ़ा है आप कहाँ तक उत्तर देने में सक्षम हैं। तो इस चीज़ से आपको आइडिया होगा कि आपको कितना पढ़ना है। अच्छा, यहाँ पर कुछ स्मार्ट स्टूडेंट्स के स्मार्ट सवाल आए हैं। उन्होंने पूछा है कि तैयारी को स्मार्ट स्टडी के रूप में कैसे हम आगे बढ़ाएं, कैसे स्मार्ट तरीके से पढ़ें। स्मार्ट तरीका तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, कुछ चीज़ें आपको छोड़नी होती है, और ये आपको कब पता चलेगा, जब आपको सिलेबस याद होगा, या आपको पता होगा, एटलीस्ट पता होगा कि सिलेबस में क्या है, क्या पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप वर्ल्ड पॉलिटी उठा लें और कोई बुक उठा ले उसकी पढ़ना शुरू कर दे, पहले चैप्टर से सारी पढ़े जा रहे हैं, जबकि पूरी वर्ल्ड पॉलिटी जो है सिलेबस में है ही नहीं आपके। तो स्मार्ट स्टडी यही होती है कि आप पहले, सबसे पहली बात तो कि आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, फिर पढ़ना कहाँ से है। तो वही बात कि आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं, जो आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है पहले तो आपको वो पढ़ना है। जब आप ये पढ़ ले पूरा और इस स्थिति में आ जाएं कि यहाँ पर जो पढ़ाया गया है वो तो सारा आपको याद है, आपको कभी भी पूछ लें उसमें से आप कहीं भी नहीं अटकेंगे, फिर आप बेसिक बुक्स उठा सकते हैं, और आपके जो इस नोट्स में नहीं है उनको आप अलग से नोट्स बना सकते हैं, अपने सेल्फ नोट्स। तो इससे आपका ये होगा कि आपका कुछ भी छूटेगा नहीं। और तीसरा ये है कि आपको ये देखना है कि आपकी रैंक अच्छी कैसे आ सकती है, क्योंकि ओवरऑल आपको जो लक्ष्य आपने तय किया है वो मिलना चाहिए आपको। तो इसमें कि आंसर राइटिंग जो है वो आपका मेन पोर्शन रहता है इसमें, क्योंकि मेंस का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। प्रीलिम्स के मार्क्स आपके जुड़ते नहीं हैं फाइनल सिलेक्शन में, इंटरव्यू प्लस मेंस के मार्क्स जुड़ते हैं। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, प्लस आपको टेस्ट सीरीज कंटिन्यूस लिखना। अभी फाउंडेशन में भी अगर आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है तो आपको टेस्ट सीरीज लिखते रहना है। तो कमोबेश इसी तरह से जो स्टडी करोगे उसको स्मार्ट स्टडी नाम दे दिया जाएगा। अच्छा, अब इस पूरे पाठ्यक्रम को अगर हम थोड़ा सा अलग अलग करके देखें तो कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा सिलेबस वाइज पूछे गए हैं, उनको हमने अलग से क्लब किया हुआ है। कुछ सवाल पहले भी आए थे, तो इसमें एक कई सारे सवाल ऐसे हैं जो करंट अफेयर्स को लेकर के पूछे गए हैं। पहला सवाल यही है कि करंट को कैसे तैयार करें और एक बार में पढ़ने के लिए कितने विषय हमें लेने चाहिए करंट के हिसाब से। एक सवाल इसी से जुड़ा क्लब कर लेते हैं कि करंट अफेयर्स कितने समय तक का हम पढ़ें, कितने साल का पढ़ें। करंट अफेयर्स की शुरुआत कैसे करें, ये तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से मेरे हिसाब से शुरू करना चाहिए। कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं डेली? संख्या काफ़ी कम है। तो करंट अफेयर्स के लिए ये ज़रूरी है कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें। पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना भी नहीं होता है, तो उसमें आप ये करें कि जो मुख्य पृष्ठ है वो पढ़ें, संपादकीय जो है वो पढ़ें, और देश विदेश और जो इकोनॉमी का जो पेपर आता है वो पढ़ें आप। तो वहाँ से अगर आप शुरू करेंगे तो आपको नॉलेज रहेगा कि देश दुनिया में चल क्या रहा है और क्या चल रहा है, ये पता होगा तभी आप करंट अफेयर्स पढ़ पाएंगे आगे। जैसे फिर ये करना है कि आपको न्यूज़पेपर तो रोज़ पढ़ना ही है, फिर आप मंथली मैगजीन उठा लीजिए, दृष्टि की मैगजीन उठा लीजिए, राजस्थान की आती है वो उठा लीजिए, और एक जो आती है पूरी ओवरऑल करंट अफेयर्स मैगजीन करके वो उठा लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आप महीने भर जो करंट पढ़ेंगे, जो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो एक बार तो आप गो थ्रू हो ही गए होंगे न्यूज़ से, जब आप मैगजीन पढ़ेंगे तो वो आपका लाइक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन हो जाएगा तो वो चीज़ें जो आपने पहले पढ़ी है वो आपको याद रहेगी। फिर एक बार महीने में एक बार रिवीजन कर लेंगे तो वो आपकी चीज़ें परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी। इसके साथ साथ दृष्टि का जो यूट्यूब चैनल है उस पे करंट अफेयर्स के वीडियोज आते रहते हैं, तो आप उनको देखते रहिए, कभी बैठे हैं तो देख लिया,
और राज्यसभा टीवी या जो संसद टीवी आजकल हो गया, उस पे जो डिबेट्स वगैरह आती हैं, वो भी आप देख लें, तो उससे कई बार सीधे-सीधे क्वेश्चंस उठा लिए जाते हैं। तो करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना शुरू करना ही 1 साल, जैसे कि अभी मान लो सितंबर का कह रहे हैं कि वैकेंसी आएगी, तो आपको 1 साल का करंट अफेयर्स मेरे हिसाब से पढ़ लेना चाहिए। 1 साल से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं रहती है, वैसे आप पढ़े तो बेहतर है, लेकिन 1 साल का तो आपको पढ़ना ही चाहिए। यहाँ तक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बाकी तो आप करंट अफेयर्स जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, वो उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी, और ओवरऑल आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी। तो करंट अफेयर्स से रूबरू रहिए। अच्छा, इसी में आगे बढ़ाते हुए कुछ सवाल और हैं कि पूछा गया है कि एक आपसे ही सवाल पूछा गया है कि आपने कौन सी मैगजीन्स पढ़ी थी, और मैगजीन से तैयारी करते समय क्या हमें शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए या फिर उसको याद करें, महीने के अंत के लिए रखें, या फिर शुरुआत में ही पढ़ना शुरू करते रहें? ऐसे सवाल है ना आपके? ठीक। करंट अफेयर्स के लिए मेरा एक तो ये रहता था कि मैं 2 न्यूज़पेपर पढ़ती थी। एक तो राजस्थान का लोकल न्यूज़पेपर और एक दैनिक जागरण। ये तो मैं डेली पढ़ती थी। प्लस दृष्टि की मैगज़ीन में पढ़ती थी। दृष्टि की एक तो जो करंट अफेयर्स मैगज़ीन आती है, और अभी जो राजस्थान करंट आर्यस को अफेयर्स के लेकर। नाम से आई है, वो दोनों मैगज़ीन पढ़ती थी। शॉर्ट नोट्स का ऐसा है कि आप पहली बार पहली रीडिंग में नोट्स नहीं बनाएँ। ऐसा नहीं है कि आपने मैगज़ीन उठाई है और पहले ही टॉपिक से आप शुरू हो गए कि हाँ, इसमें नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं। शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं आप, ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि मैगज़ीन काफ़ी बड़ी है, तो उसको आप बार-बार रिवाइज़ नहीं कर सकते, तो उनको जितना कम जितना कम शब्दों में आप नोट्स बना सकें, वो बनाइए। पहली बार आप रीडिंग लगाइए मैगज़ीन की, सिंपल सी। दूसरी बार में जब आप पढ़ें, तब साथ-साथ नोट्स बनाते जाइए, या तीसरी रीडिंग जब लगाएँ, तब नोट्स बनाए जाएँ। और नोट्स भी सारी चीज़ों के नहीं बनाने हैं, जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, और वैसे ऑलरेडी मैगज़ीन में वैसे कर रखा है कि 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार से। तो ऑलरेडी वो पहले से कंपाइल करके रखते हैं कि ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कम इम्पोर्टेंट है, और इनको आप एक बार गो थ्रू हो जाइए। तो शॉर्ट नोट्स आप दूसरी या तीसरी रीडिंग में बनाएं, ताकि आपको लास्ट में जब रिवीजन करें आप, उस टाइम आपको सहूलियत रहे। अच्छा, एक और इसी से जुड़ा सवाल ये है कि करंट अफेयर्स पढ़ते समय स्टेट से जुड़े जो करंट अफेयर्स हैं उनका कितना रोल होता है? देखिए, राजस्थान में जो आरएस का एग्ज़ाम है, उसमें पिछले 2 या 3 एग्ज़ाम से देखा जा रहा है कि स्टेट का जो करंट अफेयर्स है, वो अच्छा खासा रोल अदा कर रहा है इसमें। ऑलमोस्ट 10-12 क्वेश्चंस राजस्थान के करंट अफेयर्स थे, और इकोनॉमिक सर्वे को अगर मिला ले तो 20 क्वेश्चन, मेरे हिसाब से 20 के आसपास क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर्स से। तो आपको जिस स्टेट से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या जिस स्टेट से रिलेटेड है, उसका करंट अफेयर्स तो आपको ध्यान होना ही चाहिए। और इसके लिए राजस्थान क्रोनोलॉजी करके एक मैगज़ीन आती है, अब तो दृष्टि की भी आने लगी है, आरएस मैगज़ीन करके। तो उसमें आपको जैसे त्रैमासिक या ईयरली मैगज़ीन जो आती है, उससे आपका करंट अफेयर कवर हो जाता है। स्टेट से भी रूबरू होना आपको ज़रूरी है। स्टेट्स में मेन तो जो स्पोर्ट्स वगैरह का है, या कोई पॉलिटिकल ये नियुक्तियाँ वगैरह जो होती है, इनसे रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। प्रीलिम्स में सीधे-सीधे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर्स के। मेंस में कुछ-कुछ रोल रहता है, जो थर्ड पेपर है पॉलिटी का, उसमें जो राजस्थान की पॉलिटी है और राजस्थान का जो इकोनॉमी का वाला जो पोर्शन है, उसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो इग्नोर तो नहीं करना है किसी भी चीज़ को, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे राजस्थान से रिलेटेड हो, चाहे इंडिया से रिलेटेड हो, पढ़ना है आपको। लेकिन राजस्थान का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपको आगे भी राजस्थान का ही ध्यान रखना है, आप आरएस बनेंगे तो। तो राजस्थान के करंट अफेयर्स को साथ-साथ पढ़ते रहिए। अच्छा मैम, इसमें इकोनॉमिक सर्वे को लेकर एक सवाल और है कि आर्थिक समीक्षा या इकोनॉमिक सर्वे जब आता है तो हमें कितने समय का देखना चाहिए एग्ज़ाम से पहले? उसी साल का या उसके पिछले साल का? जी, इकोनॉमिक सर्वे आपको उसी साल का देखना होता है। जैसे मान लो इस बार अगर सितंबर का कह रहे हैं कि वैकेंसी आएगी सितंबर में, तो सितंबर में वैकेंसी आती है, और जनवरी फरवरी में भी अगर आरपीएससी एग्ज़ाम करवाती है, तो आपको लास्ट ईयर का, क्योंकि अप्रैल में आता है इकोनॉमिक सर्वे, तो अप्रैल से पहले अगर एग्ज़ाम होता है, तो आपको इस साल का मतलब 2022-23 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, वो आपको पढ़ना होता है। उससे पुराना इकोनॉमिक सर्वे आपको नहीं उठाना होता है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में हर साल 10% चीज़ें चेंज होती है,
जो गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम से कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है या कुछ चीज़ें जो परिवर्तित हुई है वो इकोनॉमिक सर्वे में ऐड होती जाती है। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। आप पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे उठा के देखेंगे और इस साल का इकोनॉमिक सर्वे उठा के देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे उसमें। 10% एड ऑन होता है। तो आपको एक ही साल का इकोनॉमिक सर्वे देखना होता है। अगर आप अप्रैल से पहले इस बार एग्ज़ाम करवाती है आरपीएससी तो आपको इस साल का इकोनॉमिक सर्वे देखना होता है, इससे पहले का इकोनॉमिक सर्वे नहीं देखना होता है। बजट आप जो भी लेटेस्ट हैं वो देखना होता है, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे और लेटेस्ट बजट, यही आपको देखना है। उससे बहुत पीछे नहीं जाना है। बहुत पुरानी चीज़ें आरपीएससी नहीं पूछती है, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है बहुत पुराने। तो आपको लेटेस्ट उस साल का ही इकोनॉमिक सर्वे और उस साल का बजट यही देखना होता है। अब एक सवाल ये भी है कि प्री की तैयारी से जुड़े हुए अब सवालों को शुरू करते हैं। तो सीधा सवाल यही पूछा गया है कि प्री की तैयारी पहले करें या फिर मेंस की तैयारी पहले करें, हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए? प्री और मेंस की तैयारी वैसे तो अलग अलग तो नहीं होती है और आपके लिए तो बिल्कुल नहीं है कि आप अलग अलग तैयारी करें प्री और मेंस की, क्योंकि आप तो फाउंडेशन कर रहे हैं और फाउंडेशन कर रहे हैं तो आपके लिए तो प्री और मेंस की तैयारी आपने साथ में ही शुरू की है। और अलग अलग होती भी नहीं है क्योंकि बहुत जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो जो सब्जेक्ट मेंस में भी हैं और प्री में भी हैं वो उन सब्जेक्ट्स को आप प्रायोरिटी पे रख लो कि पहले आप वो सब्जेक्ट कवर कर लें। और करंट अफेयर्स साथ साथ पढ़ते रहे तो प्रीलिम्स में भी करंट अफेयर्स आते हैं, मेंस में भी करंट अफेयर्स आते हैं। तो प्री और मेंस की तैयारी आप मतलब साथ करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अगर आप प्री की अलग तैयारी करेंगे मेंस की अलग तैयारी करेंगे तो प्री में आपको पता है ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उस सब्जेक्ट में उतनी डेप्थ में नहीं जा पाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ सुपरफिशियल चीज़ें देख ली, दो चार फैक्ट्स याद कर लिए और ठीक है प्रीलिम्स हो जाएगा। लेकिन प्रीलिम्स आपका सिलेक्शन ओवरऑल नहीं करवाएगा। प्रीलिम्स तो वो है कि स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसमें आपको क्वालिफाई करना होता है ओनली। आप प्रीलिम्स ऐसा चरण है उसे पार करेंगे तभी आप मेंस लिख पाएंगे। और अगर आप प्रीलिम्स की बहुत अच्छे से तैयारी की, मान लो आप 120 नंबर ला रहे हैं, 125 नंबर ला रहे हैं, और अगर आपने मेंस की तैयारी नहीं की तो आप सिलेक्शन नहीं हो पाएगा आपका। तो इससे बेहतर ये है कि आप प्रीलिम्स मेंस को छोड़िए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस उठाइए, दोनों में से देखिए कि कॉमन चीज़ें कौन सी है, जो सब्जेक्ट्स कॉमन हैं और जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो कॉमन सब्जेक्ट्स ही हैं। मेंस में कुछ कुछ सब्जेक्ट्स जैसे पबेड हो गया, एथिक्स हो गया, हिंदी और इंग्लिश हो गया, ये सब्जेक्ट अलग से हैं। जो छोटा वाला पोर्शन है फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर का वो अलग से है, बाकी तो सारे सब्जेक्ट प्रीलिम्स और मेंस के सेम ही हैं। तो आप एक मतलब मैं यूँ कहूँ कि समग्र रणनीति रखिए अपनी, जिसमें प्रीलिम्स मेंस नहीं हो, जिसमें आपको सब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर हो सारे के सारे। तो उसमें आपका प्रीलिम्स भी होगा और मेंस भी होगा, क्योंकि प्रीलिम्स के पेपर अगर आपने देखे हो तो पिछले 2 साल के पेपर में फैक्चुअल कम पूछे जा रहे हैं। पहले आरपीएससी की ये टेंडेंसी थी कि फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछती थी, लेकिन अब ऐसा हो गया कि वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछती है। तो आप अगर कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे सब्जेक्ट्स के तो उससे आपका प्रीलिम्स भी हो जाएगा और मेंस तो होना ही है, क्योंकि उसमें कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो साथ साथ करिए, जो सब्जेक्ट्स कॉमन है उनको अलग से कर लीजिए, उनको पहले कर लीजिए, और उसके बाद जो मेंस के अलग से सब्जेक्ट हैं उनको आप एक तरफ रख के उनकी भी साथ साथ पढ़ते रहिए। जब आपके ये सब्जेक्ट्स हो जाएं तो केवल मेंस में जो है वो सब्जेक्ट उठा लीजिए और उनको पढ़िए। अब एक सवाल है, दोनों असल में जुड़े हुए हैं। एक सवाल है कि आरएस का सिलेबस इतना बड़ा है कि सब्जेक्ट को रिवाइज करने का टाइम मैनेज नहीं हो पाता। कुछ लोगों के मेरे पास नाम आए हैं, मैं उनका नाम भी लेकर के सवाल पूछता हूँ। निम्बाराम पटेल जी पूछ रहे हैं कि क्लास के साथ कैसे सिलेबस का अध्ययन करें, सिलेबस बहुत बड़ा है, उत्साह हमारा कमज़ोर होता रहता है। इसी तरह पूछा गया है कि संपूर्ण सिलेबस को मेमोराइज कैसे रखें, कैसे याद रखें, कोई टिप्स जो आपने तैयारी के दौरान इस्तेमाल किए हों, चीज़ें याद नहीं रहती। निम्बाराम जी खड़े हो जाइए। दीपक भट्ट जी का भी कुछ ऐसा ही सवाल है। देखिए, याद नहीं रहने का तो एक ही कारण होता है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं है और आपका ध्यान सही जगह पर नहीं है, हैं? अगर आप कंसंट्रेट करके चीज़ें पढ़ेंगे कि मुझे तो आरएस बनना है, मुझे तो टॉप करना है,
और ऐसा तो नहीं है कि याद नहीं रहता, क्योंकि आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन है या ग्रेजुएशन कर लिया आपने, तो आज तक 15 क्लासें पास की है आपने, तो कुछ तो याद रहता ही है, तभी की है पास, बाकी तो कैसे होगा। और अगर यहाँ आके याद नहीं होता है तो ये तो समस्या है, याद तो आपको होना। अच्छा, ये समस्या केवल उनकी ही नहीं है, बाकी लोगों की भी होगी। हाँ नहीं ठीक, ये ठीक बात है कि आरएस का सिलेबस जो है काफ़ी वाइड सिलेबस है, अपन ने अभी बात भी की थी कि बहुत सब्जेक्ट्स हैं इसमें, लेकिन सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो ये सब्जेक्ट्स आपके प्री में भी है, मेंस में भी है। प्री में आप जो पढ़ेंगे उसको 10 बार रिवाइज करेंगे तो वो चीज़ें आधी तो वैसे ही आपके परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी, फिर मेंस के टाइम उनको आप 4-5 बार रिवाइज करेंगे और लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको याद रह जाएगी। तो देखो, याद रखने की कोई टिप्स वैसे होती नहीं है, तो मैं ऐसे कोई, वो मेरे पास कोई जंतर नहीं है कि मैं आपको दे दूं और आपको कि सारी चीज़ें याद होने लगे। ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है कि आपकी मेमोरी, किसी की मेमोरी बहुत शार्प होती है कि वो एक बार पढ़ते ही उनको सारी चीज़ें याद हो जाती है, और किसी की है कि एक बार में नहीं, 2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी, 2 बार नहीं तो 3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। लेकिन याद करने के लिए पहले आपको वही कि आप डेडिकेटेड रहें और सही कंसंट्रेट करें, एक जगह ध्यान लगाएं, पढ़ाई पे ध्यान लगाएं, तब आप याद कर पाए। अच्छा, बाकी अभी नाम लेकर के सवाल पूछने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? ठीक है, ठीक है। बार बार पढ़ेंगे तभी चीज़ें याद होगी। याद करने का एक ही तरीका है, चाहे किसी की मेमोरी कितनी ही शार्प हो, एक बार में चीज़ें याद नहीं रहती है। एक बार में आपको कुछ समय के लिए चीज़ें याद रह सकती है, जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ी, एक चैप्टर पढ़ा हो तो वो आपको 2 दिन तक आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे तो सारी की सारी चीज़ें याद है, पर आप 5 दिन बाद अगर आप देखोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। उसके लिए यही करना पड़ेगा कि आप रिवाइज करें। तो इसके लिए तरीका ये हो सकता है कि जैसे आपने क्लास में जो पढ़ा, आज जो क्लास में पढ़ा, 3 या 4 घंटे की क्लास होती होगी, तो 3-4 घंटे की क्लास जो आप, क्योंकि आप क्लास में भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी चीज़ें सीख ही रहे हैं, 3-4 घंटे की क्लास को आप कोशिश करें कि घर जाके आप जो चीज़ें रिवाइज करें तो 2-3 घंटे में वो चीज़ें रिवाइज कर लें, 2 घंटे में रिवाइज कर लें, और हफ्ते में एक बार जो पढ़ा है, पूरे वीक में जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लें। फिर अगले हफ्ते कि उससे पहले वाले जो पढ़ा, पहले वाले वीक में जो पढ़ा उसको रिवाइज कर ले। तो आपको रिवाइज तो बार बार करना पड़ेगा। वीकली आप टारगेट रख सकते हो, या वीकली भी आपको लगता है कि नहीं एक हफ्ते तक तो मुझे सोमवार को जो पढ़ा था वो तो सारा साफ हो जाएगा, तो 3 दिन का बना लो टारगेट, 2 दिन का बना लो कि 2 दिन बाद में रिवाइज करेंगे। फिर ऐसे कर लो कि 5 दिन बाद में रिवाइज कर लिया, फिर 10 दिन बाद में, फिर महीने में एक बार जो पढ़ा उसको सैटरडे संडे को बैठ के एक बार देख लीजिए। तो और जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो, आपको लगता है कि ये फैक्ट्स तो मुझे याद रहना चाहिए, ये प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं, मेंस में भी आ सकते हैं, आप उनको हाईलाइट करते जाइए या शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। तो उनसे थोड़ा जो याद करने का टाइम जो है आपका, रिवाइज करने का जो टाइम है वो कम हो जाएगा। और रिवाइज आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा, इसके लिए कोई टिप्स नहीं है कि आप ये कर लीजिए तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा, या बादाम खा लीजिए तो जल्दी से याद हो जाएगा, काजू खा लीजिए जल्दी से याद हो जाएगा। कुछ नहीं होता है, बार बार पढ़ने से ही याद होगा। परमानेंट मेमोरी में तभी जाएगा जब आप 10 बार रिवाइज करेंगे, 15 बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, रिवाइज करते रहिएगा। अगला सवाल कि मेंस में उत्तर लेखन करते समय, अब मेंस पर चलते हैं, बीच बीच में सवाल इधर थोड़े से अलग भी आते रहेंगे, हम उन्हें देखेंगे। तो सवाल है कि मेंस में उत्तर लेखन करते समय सबसे पहले किस तरह के फैक्ट डालें ताकि परीक्षक आगे और पढ़ने के लिए उत्साहित हो? किस सब्जेक्ट से रेलेवेंट जो है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके, अगर उससे रिलेटेड फैक्ट्स डालेंगे तो आगे पढ़ेगा एग्जामिनर जो है। ऐसे नहीं कि पूछ रहे हैं कि राजा राममोहन राय की 2 किताबों के नाम बताओ और आप कुछ आपकी किताबों के नाम लिख रहे हैं, आपकी कविताओं के नाम लिख रहे हैं, ऐसे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स नहीं डालने हैं अपने को। लेकिन मेंस में आपको ये करना है कि आपका जो आंसर है वो अच्छा दिखना चाहिए उसमें। जैसे राजा राममोहन राय की ही बात कर लेते हैं कि उनका पूछ ले कि भाई 2 बुक्स के नाम बताओ, तो 2 बुक्स के नाम सबको ही याद है। तो आप, एक तो तरीका ये हो सकता है कि जैसे 3 लाइन दी हुई है 2 नंबर के क्वेश्चन में, तो आप एक लाइन में लिख दिया पहली किताब का नाम, दूसरी लाइन में दूसरी किताब का नाम लिख दिया और आपने खत्म कर दिया उसको। दूसरा ये कि पहली किताब का नाम लिख दिया, एक लाइन उसके बारे में लिख दी, और दूसरी किताब लिख दी उसके बारे में एक या आधी लाइन जो भी आपको आ रही है वो लिख दिया। जो चीज़ आपको लगती है कि या ये कोई फैक्ट है कि ये बुक यहाँ लिखी गई थी, इस भाषा में लिखी गई थी,
या इसमें ये खास बात है, तो उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। अंडरलाइन करके सिंगल इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दीजिए। तो उससे आपका थोड़ा आंसर जो प्रेजेंट करने का तरीका है वो डिफरेंट हो जाएगा। या जहाँ पर आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन में, 10 नंबर के क्वेश्चन में, तो वहाँ पे आप इस तरह से चीज़ों को पॉइंट करके फ्लो चार्ट बना के और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आप डाल रहे हैं उस आंसर में उसको अंडरलाइन करिए। तो उससे क्या होगा कि आपका आंसर अलग दिखेगा, अच्छा दिखेगा। बाकी ये चीज़ नहीं रखनी है दिमाग में कि मुझे तो बहुत कुछ ऐसा लिखना है जिससे कि एग्जामिनर उत्साहित हो कि आगे क्या लिखा है। ऐसा नहीं सोचना है। नॉर्मल जो क्वेश्चन दिया गया है उसी का आंसर लिखना है आपको। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कुछ भी हो लिखेंगे तो वही जो हमें आता है, ये नहीं करना है। क्वेश्चन को पढ़ें, उस क्वेश्चन को अच्छे से समझें कि उस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो पूछना क्या चाहता है। बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या होती है कि क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते नहीं हैं। शुरू में पढ़ा कि हाँ गांधी जी के बारे में पूछा गया है कुछ, उसका आगे कुछ और हो सकता है। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कुछ और पूछा जा रहा है, लेकिन आपने इमेजिन कर लिया कि ना गांधी जी के बारे में, गांधी जी का जंतर पूछ रहे हैं या गांधी जी की पर्यावरणीय नीति शास्त्र के बारे में पूछ रहे हैं। तो जो आपने इमेजिन कर लिया पहले, फिर आप अगर क्वेश्चन से गो थ्रू होंगे तो भी आपके दिमाग में अनकॉन्शियस माइंड में वही चलेगा कि ये तो क्वेश्चन वो पूछा गया, तो कहीं ना कहीं आप आंसर वही लिखेंगे। तो बायस्ड नहीं रहें, क्वेश्चन क्वेश्चन देखें, उसको समझे कि हाँ इसमें ये पूछा गया है और इसमें अपन ये लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे अच्छे से तब आपको उसकी डिमांड समझ में आ जाएगी कि हाँ इसमें ये पूछा गया है और ये लिखना है। ठीक है, एक और सवाल है निश्चित सिलेक्शन को लेकर के। तो निश्चित सिलेक्शन के लिए क्या स्टैंडर्ड बुक्स की भागीदारी होती है या कोचिंग के नोट्स और बुक भी उसमें, मतलब कि सिलेक्शन हो ही जाएगा? शॉर्ट सिलेक्शन कुछ ऐसा पूछ रहे हैं। तो आपने किस तरीके से पूरी तैयारी को किया है और कैसे आपने स्टैंडर्ड बुक्स या फिर कोचिंग के नोट से इस प्रक्रिया को पूरा किया? मेरा जो बेसिक सोर्स था पढ़ाई का वो नोट्स थे। मैंने कोचिंग के नोट्स से ही पढ़ाई शुरू की थी। उसके बाद जब कि नोट्स मैंने पूरे पढ़ लिए, 10 बार पढ़ लिए, 15 बार पढ़ लिए, नोट्स में से कहीं से कुछ भी पूछ लें तो वो मुझे चीज़ें याद है। उस स्थिति में जब मैं आ गई कि हाँ नोट्स मुझे सारे याद है, उसके बाद मैंने ये किया था कि राजस्थान में क्या है कि राजस्थान बोर्ड की बुक्स चलती है। अब तो शायद उस बोर्ड को मतलब ये एनसीईआरटी या इसका सीबीएसई पैटर्न ही लागू कर दिया सब जगह। पर 18 तक वो था कि राजस्थान बोर्ड की बुक्स चलती थी। तो पहले जो नोट्स मैंने पढ़े थे वो तो मेरा बेसिक सोर्स था ही। उसके अलावा राजस्थान बोर्ड की बुक्स प्लस एनसीईआरटी की बुक्स, जो जो सिलेबस में जो टॉपिक हैं जो नोट्स में नहीं थे या नोट्स में मुझे लगा कि यहाँ कुछ कम है, तो उसके अलावा आरबीएससी प्लस एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी थी मैंने। प्लस जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सब लोग ही पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ी थी। और दूसरा ये कि जैसे हिस्ट्री के लिए विपिन चंद्रा, लेकिन बहुत ज़्यादा बुक्स मैंने नहीं पढ़ी है, रेफरेंस बुक्स बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं की मैंने कोचिंग के नोट्स और आरबीएससी की जो बुक्स है स्टैंडर्ड्स और एनसीईआरटी की बुक है, उनसे ही जो टॉपिक नहीं थे नोट्स में या कम थे वो चीज़ें वहाँ से पढ़ी थी। ठीक है, अब कुछ प्रश्न है उत्तर लेखन को लेकर के। तो सवाल है कि उत्तर लेखन में 15, 50 और 100 शब्दों को कैसे हम अरेंज करें और आपने कैसे किया? इसके अलावा मेंस की आंसर राइटिंग करते समय हमारी, अगर हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, ऐसा पूछा है, तो कम नंबर मिलते हैं, और कोचिंग के नोट्स की लैंग्वेज में या फिर एक सामान्य लैंग्वेज में लिखते हैं तो ऐसा देखा गया है कि ज़्यादा नंबर मिलते हैं। तो इसका कोई तरीका है क्या, वाकई में ऐसा होता है? ये सवाल पूछ रहे हैं हेमराज चौधरी जी। देखिए आंसर राइटिंग में क्या है कि आधी समस्या तो वहाँ होती है कि अपन सोचते हैं कि अच्छा आंसर कैसे लिखा जाए, अच्छा आंसर कैसे लिखा जाए, आंसर लिखना नहीं शुरू करते हैं। तो आधी प्रॉब्लम तो आपकी तब खत्म हो जाएगी जब आप आंसर लिखना शुरू करेंगे। 15 शब्दों के आंसर लिखेंगे, 50 शब्दों के लिखेंगे, 100 शब्दों के आंसर लिखेंगे, तो आधी समस्या तो आपकी वहीं खत्म हो जाएगी। आपको ये नहीं लगेगा कि अच्छा आंसर कैसे लिखें। और अच्छा ऐसे कोई मॉडल आंसर नहीं होता है किसी भी क्वेश्चन का। आप जो अपना बेस्ट दे सकते हैं वही अच्छा होता है। और 15 शब्दों का क्वेश्चन हो, 50 का हो या 100 शब्दों का क्वेश्चन हो, उसमें कसौटी एक ही है कि आप जितने फैक्ट्स लिख सकते हैं उन फैक्ट्स को उसमें लिखें, जितने याद हैं उतने उतने ही लिख पाएंगे जितने याद है, बाकी तो लिख नहीं पाएंगे चाहे उससे रिलेटेड कितने भी फैक्ट्स हो।
दूसरा ये कि आपका आंसर अच्छा दिखना चाहिए। अच्छा दिखने का वही है कि जो फैक्ट्स लिखे हैं उनको आप अंडरलाइन कर दें। जहाँ आप ज्योग्राफी में या किसी भी सब्जेक्ट में मैप बना सकते हैं, छोटा सा मैप बना दीजिए। जहाँ फ्लो चार्ट बना सकते हैं वहाँ फ्लो चार्ट बना दीजिए। जिन आंसर्स को आप बुलेट्स में लिख सकते हैं, जैसे मान लो कि इस द्वितीय विश्व युद्ध के क्या सामाजिक प्रभाव क्या पड़े, तो आप 5 या 6 7 पॉइंट जो भी आपको याद आ रहे हैं तो उनको पैराग्राफ में नहीं लिखकर आप सीधे सीधे पॉइंट बना के लिख दें। तो उससे क्या होगा कि एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ, सामाजिक प्रभाव पूछे हैं इन्होंने, सीधे सीधे 7 8 पॉइंट लिख दिए हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3.5 4 नंबर आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है। और आंसर राइटिंग हाँ। में टेस्ट सीरीज जो होती है प्रीलिम्स के बाद, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, वो आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। क्योंकि पहली बात तो यही कि आंसर आप लिखते नहीं हैं ऐसे बैठ के, तो टेस्ट सीरीज में आप आंसर लिखते हैं और वहाँ लिखते हैं आंसर, तो आपको पता चलता है कि आप क्या गलती कर रहे हैं या अब तक आपने क्या नहीं पढ़ा ऐसा जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज आप जब भी आप आरएस लिखें, इस बार जो आएगी वैकेंसी मेरे हिसाब से सब लोग देंगे उसमें आरएस, या जो कम एज के हैं वो अगली बार देंगे। तो आप टेस्ट सीरीज जरूर से ज्वाइन करें। एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले सफिशियंट है। अगर आपको लगता है कि नहीं एक टेस्ट सीरीज तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, मुझे एक और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। वैसे मेरे हिसाब से एक टेस्ट सीरीज सफिशियंट रहती है। तो टेस्ट सीरीज और जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आप मतलब अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे अपने आप को। एक बार में कोई भी अच्छा आंसर नहीं लिख सकता। जब मैंने लिखना शुरू किया था तो पहली बार में मेरे साथ भी वही हुआ था, जो आप लोग जैसा सोचते हैं कि अच्छा आंसर कैसे लिखा जाए, 15 शब्दों वाले में किस तरह से लिखे कि उसमें से 2 में से 1.5 नंबर मिल जाए या 2 नंबर मिल जाए। तो पहली बार में नहीं होता है, नहीं लिखा जाता है। लेकिन आप दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, और ऐसा होगा कि आप 10-15 टेस्ट जब लिख लेंगे तो आपको ये देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि कहाँ अच्छा आंसर लिखा जाए, किस तरह से अच्छा आंसर लिखा जाए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप वर्कआउट करेंगे तो उतना ही ज़्यादा आपका दिमाग चलने लगेगा, अपने आप से आप इनोवेशन करने लगेंगे। और हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग डिमांड होती है, और उसमें आप जिस टाइम लिख रहे हैं आपको उसी टाइम सोचना है कि इसमें किस तरह से लिखा जा सकता है या इस आंसर को कैसे बेटर बनाया जा सकता है। वही करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतने अच्छे आंसर लिख पाएंगे। बाकी आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि अच्छा आंसर लेखन ऐसे करें, अच्छा आंसर लेखन वैसे करें, इसमें ये चीज़ें डालें, वो चीज़ें डालें, लेकिन उनसे कुछ नहीं होता है। जब तक आप लिखेंगे नहीं, खुद से नहीं देखेंगे, तब तक आप अच्छा आंसर नहीं लिख सकते। और जब आप पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, लिखना शुरू कर देंगे, तो आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे और सिलेक्शन भी हो जाएगा आपका। ठीक है। इसी में एक और सवाल, चूंकि टेस्ट सीरीज की बात हो रही है, एक सवाल ये भी है कि टेस्ट सीरीज में हम केवल प्री की टेस्ट सीरीज लें या फिर मेंस की भी लें, परीक्षा के कितने दिन पहले लें या फिर कब लेना चाहिए? देखिए, टेस्ट सीरीज तो आपको प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो चाहे इंटरव्यू हो, सब में ही, इंटरव्यू में मॉक इंटरव्यू लाइक टेस्ट सीरीज ही है वो। टेस्ट सीरीज का मतलब है कि आप पहले से मतलब उस चीज़ के लिए तैयार हो जाएं जो आप आरपीएससी में देने वाले हैं। तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी करनी है आपको, और मेंस की टेस्ट सीरीज तो करनी ही करनी है। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आप ऐसे कर सकते हैं कि अभी अगर चल रही है तो फाउंडेशन के साथ साथ जो आपके यहाँ टेस्ट होते हैं वो तो होते ही हैं। इसके अलावा जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आरपीएससी का तो सभी कोचिंग्स जो है कमोवेश टेस्ट सीरीज शुरू कर देती है। तो उस समय आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी है। तो उसमें 20-30 टेस्ट करवा देते हैं ये लोग। तो आप अगर 20-30 टेस्ट लिख लेंगे प्रीलिम्स के और 20-30 टेस्ट अगर मेंस के लिख लेंगे, तो आप जो गलती आरएस के एग्ज़ाम में, जो आरपीएससी के एग्ज़ाम में करेंगे, वो गलतियाँ आप सारी पहले ही कर चुके होंगे। तो टेस्ट सीरीज ज़रूर से लिखें, प्रीलिम्स की और मेंस की और मॉक इंटरव्यू, तीनों ही करने हैं आपको। कभी ये नहीं सोचना है कि नहीं प्री तो ऐसे ही कर लेंगे और मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, क्योंकि प्री में अगर आप अच्छा करेंगे तो वो चीज़ें मेंस में आपके कहीं ना कहीं काम ही आएगी। फैक्ट्स आपके एक तरह से रिवाइज हो जाएंगे। अगर आपने सिलेबस पढ़ लिया है अपना, तो आपके फैक्ट्स रिवाइज होते जाएंगे। तो आपको टेस्ट सीरीज तो दोनों ही ज्वाइन करनी है। और मेंस का तो ऐसा है कि प्रीलिम्स जब हो जाए, आपको लग रहा है कि भाई प्रीलिम्स हो जाएगा अपना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई कट ऑफ जाती नहीं है, 80-85 नंबर के आसपास रहती है। और आप उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका प्रीलिम्स हो रहा है, आप इन है या आउट है। अगर आप इन है तो उसी टाइम से आप टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए।
और प्रीलिम्स में 2-1 महीने पहले ज्वाइन कर लीजिए टेस्ट सीरीज। और जब तक आरएस का एग्ज़ाम करवाती है आरपीएससी, क्योंकि ये टेंडेंसी है कि एक बार में एग्ज़ाम नहीं होता है आरएस का, तो आपको 3-4 महीने मिल ही जाते हैं। तो जितना टाइम मिले उतना लिखिए, लिखने में तो कभी देरी करनी ही नहीं है। अभी से मैं तो करीब 4-5 महीने आपने अगर पढ़ लिया है तो अभी से खुद से आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। तो आप अभी से लिखना शुरू करेंगे तो टेस्ट सीरीज में आपके लिए आसानी रहेगी फिर। नहीं तो पहली बार टेस्ट सीरीज में जाके बैठेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखें, और पेपर आपका पूरा हो नहीं रहा है क्योंकि अब तक आपने लिखा नहीं था, क्लास में जो पढ़ाया वो नोट्स कॉपी करते गए, उसके अलावा खुद से कभी लिखा नहीं। टाइम मैनेजमेंट का भी एक बड़ा इशू रहता है, तो आप इस चीज़ को ज़रूर इंश्योर करें कि आप जितना लिखें वो सही समय में लिख पाए, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छा लिख पा रहे हैं लेकिन आप 3 घंटे में अपना पेपर पूरा नहीं कर पा रहे तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसी चीज़ में एक और शुरुआत की है दृष्टि आईएएस ने कि आरएएस स्पेशल एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें बेसिकली प्रीलिम्स और मेंस दोनों को टारगेट करते हुए एक स्पेसिफिक पढ़ाई तैयारी कराई जाएगी आपको, ताकि जो लोग बेसिक लेवल से थोड़ा सा ऊपर हैं, वो कुछ समय तक तैयारी कर चुके हैं और सीधा एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आरएएस स्पेशल प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, तो आप लोग उसका भी लाभ ले सकते हैं। और फिलहाल जो चीज़ें अभी फाउंडेशन बैच में चल रही हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन जिनकी तैयारी हो चुकी है, जो ऐसा मान करके चल रहे हैं कि अब हमें कुछ एडवांस चीज़ों को पढ़ना है, तो वे सीधा उससे जुड़ सकते हैं। अब एक और सवाल मैम यहाँ पर आया है कि कोचिंग के चलते रिवीजन कैसे करें, और आपसे एक सवाल पूछा गया है कि आपने कौन सी कोचिंग से तैयारी की है। इसके अलावा बेसिकली सवाल ये है कि आपका जुड़ाव दृष्टि से किस किस स्तर पर है, ये भी आप एक सवाल है उसका जवाब दे सकते हैं। तो आपने कहाँ से तैयारी की है, कैसे आप अपनी तैयारी की रणनीति अब थोड़ा सा शेयर कीजिए इनके साथ। देखिए, दृष्टि से मैंने हिंदी ऑप्शनल की तैयारी की थी दिल्ली में, और विकास सर ने एथिक्स की क्लासें, लाइव क्लासें ली थी, तो वो क्लासें ली थी मैंने दृष्टि से। और बाकी मैंने जो तैयारी है वो खुद से ही की थी और अदर कोचिंग के नोट्स वगैरह से पढ़ाई की थी, क्योंकि दृष्टि जब तक आया तब तक हमारी नैया पार हो चुकी थी। तो दृष्टि का आरएस का जो है उसके नोट्स मैंने नहीं पढ़े क्योंकि मैं मेंस दे चुकी थी। तो आरएस की तैयारी के लिए मैंने अदर कोचिंग से नोट्स और बाकी आरबीएससी की बुक्स और एनसीईआरटी वगैरह ये चीज़ें पढ़ी थी। मॉक इंटरव्यू मैंने दृष्टि में दिया था आरएस के लिए। और यूँ कहूँ कि और मैगजीन्स में भी कुछ आपका योगदान। हाँ, मैगज़ीन में मैंने आर्टिकल लिखे हैं, 5 या 6 इसमें आर्टिकल आए हैं। वो बेसिकली जर्नी जो रही है आरएस की, उसी को समेटते हुए लिखा गया है कि भाई किस तरह से मैंने तैयारी शुरू की थी, क्या परिस्थितियाँ रही थी मेरी, और प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू पे एक-एक कॉलम लिखा गया है। उसमें काफ़ी विस्तृत चर्चा की गई है कि भाई आप किस तरह से प्रीलिम्स को, किस तरह से मेंस को, किस तरह से इंटरव्यू को आपको देखना चाहिए और किस तरह से समग्र एक रणनीति बनाकर आपको तैयारी करनी चाहिए। दृष्टि का तो मैं अगर यूँ कहूँ कि हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर होता है आरएस में, तो उसमें इस बार मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं। तो विकास सर की जो हिंदी की क्लासें हैं या जो एथिक्स की क्लासें हैं, उनसे मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि राजस्थान में शायद सबसे ज़्यादा मार्क्स है हिंदी इंग्लिश के पेपर में। तो हिंदी लिटरेचर जो मेरा ऑप्शनल था और इंग्लिश इंग्लिश में मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो ये दृष्टि की बदौलत ही है कि मैं आज यहाँ पर हूँ। इसी सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं और इसमें एक सवाल ये भी जुड़ता है, जीएस पेपर 4 में जब हम आएंगे, और कई सारे विद्यार्थियों ने सवाल पूछा है कि जीएस पेपर 4 की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि जीएस पेपर 4 एक तरह से जो प्रश्न पत्र है, या फिर हम कहें हिंदी या फिर इंग्लिश वाला जो प्रश्न पत्र है, उसकी एक विशेष भूमिका होती है। तो ऐसे में हम हिंदी वाला पोर्शन या फिर इस पूरे पोर्शन को कैसे तैयार करें, और इससे जुड़ा एक और सवाल कि हिंदी ग्रामर में विशेषकर पर्यायवाची कैसे तैयार करें, या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट में जीरो से कैसे स्टार्ट करें, तो इसकी कोई रणनीति आप बताइए। ये आपने ठीक बात कही कि जो फोर्थ पेपर है हिंदी और इंग्लिश का, वो आपके ओवरऑल सिलेक्शन में, या यूँ कहें कि आपकी जो रैंक डिसाइड होगी, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप फोर्थ पेपर पे अच्छे से कमांड करते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं,
तो आप 120 110 इतने मार्क्स तो आपके आसानी से आ जाते हैं। और पिछली बार जो क्राइटेरिया सेट हुआ है या जिस तरह से मार्क्स मिले हैं उसके हिसाब से आप बहुत अच्छे मार्क्स भी इस फोर्थ पेपर में ला सकते हैं। तो फोर्थ पेपर के लिए आजकल ये हो गया कि भाई 800 नंबर का मेंस होता है, जिसमें 3 पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड 600 नंबर को अलग से रख दो, और 200 नंबर का जो फोर्थ पेपर है उसको आप अलग से रख दो, क्योंकि उसमें आप 60% तक मार्क्स आराम से ला सकते हैं। आराम से मीन्स कि आप अच्छी प्रैक्टिस करके अच्छी मेहनत करके, ऐसे तो नहीं कि हाँ थोड़ा बहुत पढ़ा और उसमें आ जाएंगे नंबर आपके। तो हिंदी ग्रामर तो बेसिकली जैसे संधि है या एक दो टॉपिक ही ऐसे होंगे जिनमें आपको रूल्स याद करने होते हैं, उनके हिसाब से आप समझ के कर सकते हैं। बाकी चीज़ें तो आपको मैं यूँ कहूँ कि रटनी पड़ेगी, क्योंकि रट के ही याद कर सकते हैं, वहाँ कोई रूल्स लागू नहीं होते। अब पर्यायवाची याद करने के लिए कोई नियम नहीं है कि मैं ऐसे बता दूं आपको कि हाँ ये आप शाम को 9 से 10 पढ़ेंगे तो आपको पर्यायवाची याद हो जाएंगे या सुबह 5 बजे उठ के आप पढ़ेंगे तो आपको पर्यायवाची सारे के सारे याद हो जाएंगे। ऐसा तो कोई नियम नहीं है, लेकिन आप टारगेट बना के इस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं कि पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द आपने उठा लिए, 2 टॉपिक हिंदी में आप पढ़ रहे हैं, तो आप ये करें कि एक दिन में आपने एक पेज जो आपकी बेसिक बुक है उसमें एक पेज जो दिया हुआ है उसको आप एक पेज विलोम शब्द का याद कर ले या एक पेज पर्यायवाची का याद कर ले, या आपकी क्षमता इससे ज़्यादा याद रखने की है तो 2 पेज विलोम शब्द के याद कर ले, 2 शब्द पर्यायवाची के याद कर ले। और दूसरे दिन जब आप अगले वाला पेज पढ़ना शुरू करें पर्यायवाची शब्द के, तो पिछले वाले जो कल पढ़े थे उनको एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो इस तरह से अगर दो दो तीन बार उनको आप रिवाइज कर लेंगे तो वो चीज़ें आपको याद होती जाएगी। बाकी कोई थंब रूल नहीं है इसमें। और ग्रामर तो पढ़ते ही हैं। फोर्थ पेपर में जो इग्नोर करते हैं अपन चीज़ें वो है कि कंपोजिशन का जो पार्ट है और जिसका अच्छा खासा रोल रहता है उसको अपन इग्नोर कर देते हैं। उसको सोचते हैं कि एग्ज़ाम में ही लिखेंगे, ये तो लेटर ड्राफ्टिंग वगैरह जो भी निविदा वगैरह है कि ठीक है देख लिया है, इसमें ये चीज़ें यहाँ लिखनी है, फॉर्मेट अपन ने दिमाग में रख लिया है, और लिखते नहीं है अपन। तो गलती यही होती है। आप कंपोजिशन वाला जो पार्ट है चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो उनको लिखें। जो भी लेटर लिखा जा रहा है, निविदा लिखी जा रही है, खुद से 4-4 5-5 एग्जाम्पल आप जब लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके दिमाग में जो फॉर्मेट था और जो आप लिख रहे हैं उसमें कितना अंतर आ रहा है। आप बहुत गड़बड़ियाँ करेंगे। दिनांक इधर ही लिखनी है आप उधर लिख देंगे, जो ऊपर शीर्षक लिखना है उसको आप कुछ चेंज कर देंगे, जो आपको पैराग्राफ जो आपने सोचा था दिमाग में उसको आप धरातल पर नहीं उतार पाएंगे। तो कंपोजिशन वाला जो पार्ट है उसके लिए यही है कि आप जितने भी 8 या 9 वो प्रारूप लेखन और लेटर राइटिंग अर्थशास्त्र के पत्र ऐसे कुछ हैं तो उनको आप खुद से 4-4 5-5 एग्जाम्पल लिखें। खुद से मीन्स कि आप कहीं देख ले में इधर उधर जो भी लिखे हुए हैं उनको याद करके उनको लिखने की कोशिश करें। और जो निबंध होता है वो हिंदी में 20 नंबर का होता है, तो 20 नंबर अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका रखते हैं। तो निबंध वाला जो पोर्शन है उसमें आप दृष्टि की जो निबंध की जो बुक्स आती है उसको आप उठा लें। और राजस्थान के हिसाब से भी कुछ अलग से भी बुक्स निकाली है फोर्थ पेपर के लिए सर ने, तो उसमें जो निबंध दिए गए हैं उनको आप देखें कि उनमें किस तरह से लिखे गए हैं, किस तरह से भूमिका बनानी होती है, किस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है। कुछ कोटेशन आप उसमें डाल दीजिए, कोटेशन लिखते जाइए। आप एक छोटी सी डायरी रखिए अपने पास, उसमें जहाँ से भी आपको कोटेशन मिले उसको नोट करते जाइए और उनको बार बार रिवाइज करते जाइए। और जब लिखें तब उनको कहाँ लिखना है, किस तरह से लिखना है, सटीक बैठना चाहिए जहाँ आप लिख रहे हैं। ऐसे नहीं कि पर्यावरण पे निबंध आया है और आप सोशल मीडिया का कुछ लिख रहे हैं, वैसे नहीं होना चाहिए। रेलेवेंट चीज़ें लिखनी है, सही समय पर सही जगह पर चीज़ों को लिखना है। और इंग्लिश की अगर बात करें तो ज़ीरो से कैसे शुरू करें, ये तो उन लोगों को ज़रूरत पड़ती होगी जो मेरी तरह से गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ के आए हैं कि ज़ीरो से कैसे शुरू करें। तो देखिए आपको अगर बिल्कुल ही बेसिक आपका क्लियर नहीं है इंग्लिश का तो आप ऐसे करिए कि जहाँ आपने छोड़ा था वहीं से शुरू करें। कहाँ छोड़ा था, 10th में छोड़ा था या 8th में छोड़ा था? हाँ, जहाँ से छोड़ा था वहाँ से शुरू करें, क्योंकि जहाँ छोड़ा है वहीं से शुरू करेंगे तभी आप आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो इसके लिए आप
8वीं या 10वीं की जो संजीव पासबुक्स आती है उसे उठा लीजिए, वहीं से आपकी चीज़ें क्लियर होगी। क्योंकि आप अगर आपको ये नहीं पता है कि टेंस किस प्रकार के होते हैं, इनमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स लगती है, किस तरह की वर्ब वर्ब काम में ली जाती है, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ से छोड़ा था वहाँ से शुरू करिए। 10वीं की पासबुक उठा लीजिए, उसमें से हिंदी में समझाई होती है इंग्लिश, तो वहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए। वहाँ से आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। फिर आप जो बुक्स है, जैसे हाई स्कूल ल्यूसेंट की एक बुक है, वो ग्रामर के लिए काफ़ी अच्छी बुक है, तो आप वो उठा लीजिए। वो उसमें ग्रामर इजी तरीके से समझाई गई है, तो वो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसके बाद में आप इंग्लिश में कंपोजिशन लिखना शुरू करिए, क्योंकि पहले दिन अगर आप लिखना शुरू करेंगे और आपके ग्रामर के अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लिख नहीं पाएंगे, और फिर आप डिप्रेशन में आ जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे कि हमसे तो लिखा नहीं जा रहा है। तो प्रैक्टिस करने से ही होगी चीज़ें, लेकिन बेसिक पहले क्लियर करो, उसके बाद चरण दर चरण आप आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, आगे लिखते हैं। आपको एसडीएम बनने पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। नाम नहीं लिखा हुआ है, हालांकि इनका सवाल है जी। कि जो लोग किसी काम में व्यस्त होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सरकारी जॉब में है या फिर कोई प्राइवेट जॉब में है, तो उसके साथ तैयारी कैसे करें, कैसे समय को मैनेज करें? चूँकि आपने इस पूरी प्रक्रिया में इन सभी स्थितियों को देखा है, तो आप इसके बारे में इनका उत्तर इनको दीजिए। हाँ, मैं जॉब में रहते हुए ही तैयारी की थी मैंने। मैं एलडीसी थी ग्राम पंचायत में, जब मैंने अपना पहला प्रयास दिया था, 2016 वाला अटेम्प्ट दिया था। तो देखिए, इसमें डिपेंड ये करता है कि आपकी जॉब का नेचर क्या है, आप कौन सी जॉब में हैं। जैसे मान लो कि आप टीचर हैं, आप एलडीसी हैं किसी डिपार्टमेंट में, या आप अदर किसी प्राइवेट जॉब में हैं, तो आपको टाइम कितना मिलता है। अगर आप टीचर हैं तो आपके पास टाइम ही टाइम है ना। टीचर के पास टाइम होता है, निकाल लेते हैं मतलब टाइम। तो अगर आप टीचर हैं तो आपको ये क्वेश्चन मतलब नहीं पूछना चाहिए कि किस तरह से पढ़े। बेसिकली जॉब की नेचर पे डिपेंड करता है कि आपकी जॉब किस तरह की है और आप कितना टाइम निकाल सकते हैं अपने लिए। अगर आपका 9:30 टू 6 ऑफिस रहता है, तो आप ऐसे करिए कि सुबह के 2-3 घंटे जो है वो निकाल लें। और अगर वैसे हैं कि हाँ चल जाएगा, तो फिर वैसे पढ़ाई के लिए जितना टाइम आप निकाल सके उतना टाइम निकालें। कम से कम अगर आप जॉब में हैं तो 4-5 घंटे का आपका डेली का रूटीन होना चाहिए पढ़ने का। सुबह शाम का जो टाइम है उसको आप मैनेज करें, दूसरी चीज़ों में जो टाइम दे रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा कट करें, और पढ़ाई पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करें। और अगर आपकी जॉब वैसी है कि भाई आपको तो 8 घंटे की 10 घंटे की ड्यूटी आप किसी प्राइवेट जॉब में है, उसके साथ साथ पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको अपनी नींद में कटौती करनी होगी। और अगर उसमें नहीं कर सकते हैं तो कुछ दिन के लिए छुट्टियां ले लीजिए। जब एग्ज़ाम आ जाए कि भाई अब तो नोटिफिकेशन आ गया है, तो जैसे प्री में तो महीने भर पहले आप छुट्टी ले लें, और मेंस में जितना आप महीने 2 महीने पहले छुट्टी ले सकते हैं उतना। बाकी जॉब के साथ मैनेज भी कर सकते हैं। अगर आप साल भर कंटिन्यूस 4-5 घंटे की पढ़ाई कर लेते हैं, तो आप जॉब में रहते हुए आराम से क्लियर कर सकते हैं। आरएस कोई बहुत बड़ी समस्या इसमें आएगी नहीं। एक सवाल पूछा गया है कि टॉपर्स को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिल पाती, तो आप मूवी कैसे देखती थी? ये तो मिथक है कि सांस लेने की भी सांस लेने का समय नहीं मिलता है। देखो, टॉपर्स कोई मतलब दूसरे ग्रह से नहीं आते हैं, आप में से ही होते हैं, आप में से भी होंगे। कुछ टाइम बाद आप भी यहाँ आके इंटरव्यू देंगे। तो ये तो एक बहुत बड़ा भ्रम है, या यूं कहें कि एक मिथक बना दिया गया है कि 24 आवर्स पढ़ना ही होता है, या आप सारे टाइम तक, और किसी को पता नहीं होता है कि आप टॉपर बनेंगे। आप में से भी नहीं पता किसी को, मुझे भी नहीं पता था कि मैं जब इस तरफ बैठा करती थी तो मैंने भी ये नहीं सोचा था कि इतना अच्छा हो जाएगा, इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी। वो तो सब आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। और समय आप वैसे ही चलता है जैसे आप मैनेज करते हो। उस टाइम आपके मन में ये नहीं होता है कि आप तो टॉप कर रहे हो, इसलिए आप सांस नहीं ले सकते, आप मूवी नहीं देख सकते, आप वेब सीरीज नहीं देख सकते, आप खेल नहीं खेल सकते, आप म्यूजिक नहीं सुन सकते। तो इन चीज़ों को तो साथ में लेके चलना ही है। आपकी जो हॉबी है वो मूवी देखना हो सकती है, वेब सीरीज देखना, म्यूजिक सुनना, बैडमिंटन खेलना, कुछ भी हो सकती है। हॉबी को परस्यू करिए साथ साथ, हॉबी के लिए टाइम निकालिए। क्योंकि आप कोई रोबोट नहीं है कि सारे टाइम आप पढ़ते ही रहें। आपको दूसरी चीज़ों में भी, आप अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकालिए, समाज के लिए भी कभी कभार ऐसे
2-3 महीने में चले गए घर, समाज में जहाँ भी आपका कोई फंक्शन वंक्शन है वहाँ पे चले गए। एग्ज़ाम के टाइम ज़रूर आप इन चीज़ों से बचिए, सोशल मीडिया से भी बचिए, और जो दूसरी चीज़ें उनको थोड़ा-थोड़ा कम कर दीजिए। लेकिन अभी तो आप, जो आपकी हॉबी है, चाहे जो भी हो, आपको जो भी अच्छा लगता है, जिस चीज़ में किसी से बातें करना अच्छा लगता है, किसी के साथ मूवी देखना अच्छा लगता है, तो तो आप उन चीज़ों को अभी से कट मत करिए, टाइम के हिसाब से कट कर लीजिएगा। बाकी जीवन ऐसे ही चलता है, कोई आपको बहुत ज़्यादा वैसे करने की ज़रूरत नहीं होती है कि हाँ, बस सब कुछ छोड़ दो, खाना-पीना छोड़ दो, बस पढ़ाई पे लगे रहो, ऐसा नहीं होता है। तो जिस तरह से सामान्य लोग सामान्य जीवन जीते हैं, उसी तरह से आपको सामान्य जीवन जीना है। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। चीज़ें चलती रहने दीजिए साथ-साथ। अच्छा, एक सवाल ये है कि सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि लड़कों को पढ़ाई-लिखाई में थोड़ा-सा ज़्यादा छूट रहती है, लड़कियों को थोड़ा-सा दिक्कत आती है कि उस तरह से सोच पाना और आगे बढ़ कर के एक बड़ी परीक्षा के लिए या फिर एक बड़ा सपना देख पाना। तो इस समस्या को हम कैसे दूर कर सकते हैं, या फिर एक महिला होने के नाते किस-किस तरह की चुनौतियाँ जो सामने आती हैं, उनसे कैसे हम निपट सकते हैं? तो ये कुछ। जी। देखिए, आज से कुछ सालों पहले तक ये स्थिति थी कि महिलाएँ पढ़ने के लिए उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करने की ज़रूरत होती थी, या मतलब कि घर वाले पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे हैं, और भागीदारी कम थी तो सिलेक्शन भी कम होते थे। हाँ, जैसे अगर इस बार की अगर मैं बात करूँ तो जो 2018 का जो रिज़ल्ट आया है, आप लोग इससे परिचित भी होंगे शायद, कि मोर देन 50% गर्ल्स सेलेक्ट हुई है। मतलब महिलाएँ जो है, महिलाओं को कम रैंक तक आरएस और आरपीएस अलॉट हो रहा है, और जो मेल कैंडिडेट हैं, मेल ऑफिसर्स जो हैं, उनको ज़्यादा रैंक तक आरएस मिल रहा है। मतलब महिलाओं को नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उनको 33% रिजर्वेशन दे दिया गया है कि आप 33 पे ही रहिए, इससे ज़्यादा आपकी ज़रूरत नहीं है। तो इसका लॉस हुआ है महिलाओं को। तो ये चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई है मेरे हिसाब से। थोड़ा बहुत हो सकता है कि आप रूरल बैकग्राउंड से आए हैं, तो वहाँ पर उतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं हो, तो आपके मतलब थोड़ी बहुत समस्याएं जो हर किसी को, लड़के उनको भी झेलनी पड़ती है, लड़कियों को भी झेलनी पड़ती है। बाकी अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं और आपको लगता है कि मुझे बनना ही है, तो आपकी कोई भी परिस्थितियाँ आपके आड़े आ नहीं सकती, क्योंकि आपको करना ही है, तो आप सभी चीज़ों से पार पा लेंगे। ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा समस्याएँ आती है आपके, और आती भी है तो पर्सनल जो चीज़ें हैं उनको पर्सनली ही हैंडल करना चाहिए। आप उनको बहुत ज़्यादा ऐसे पब्लिक करके आपको लगता है कि मैं समस्याओं से निजात पा लूँगी, तो वैसा है नहीं। आपको अपने को सहेजते हुए, अपने को किस तरह से आप ग्रूम कर सकते हैं, वो आप खुद ही तय कर सकती हैं। जब आप यहाँ तक आई हैं, ये डिसीज़न आपने लिया है कि मुझे आरएस बनना है, तो छोटी-मोटी चुनौतियाँ आती रहती है, और जब तक आप खुद को चुनौती नहीं देंगे, तब तक आप कैसे समझ पाएँगे कि आप में कितनी क्षमता है और आप कहाँ तक जा सकती हैं। तो ये चीज़ें तो आती रहेंगी लाइफ में, चुनौतियाँ तो आरएस की तैयारी के दौरान नहीं, आरएस बनने के बाद भी रहेगी, लाइफ टाइम तक रहेगी। और अपन वो मारवाड़ी में कहते हैं कि पराई थाली में घी घणो दिखे। तो अपने को ऐसा लगता है कि दूसरा जो वर्ग है उनकी समस्याएं कम है, कमोबेश उनकी भी समस्याएं ऐसी ही रहती है, ज़्यादा रहती है उनके। गर्ल्स के तो शायद वो उतना नहीं होता है कि जॉब नहीं लगी है तो ठीक है शादी कर देंगे, दूसरे घर चली जाएगी वैसे। पर इनके तो ये हो जाता है कि अगर नौकरी नहीं लगी तो शादी नहीं होगी। तो इनका दर्द समझ रही हैं आप, है ना? तो समस्याएं आती रहेगी, चुनौतियां आती रहेंगी। इन चुनौतियों से पार पाकर ही आप निखर सकते हैं। इन तपिश को झेल कर ही आपको आगे बढ़ना है। तो इनकी तो आदत डाल लीजिए कि छोटी-मोटी समस्याएं आती रहनी चाहिए, बाकी जीवन जीवन नहीं रहता है। अगर सब कुछ एक सीधी सिंपल रेखा में चलता रहे तो वो कैसा जीवन है? झिक-झिक तो आना ही चाहिए उसमें, और ये आते रहेंगे। कोई बहुत बड़ी समस्या जब तक नहीं हो, तब तक इन छोटी-मोटी चीज़ों से घबराना नहीं है। मशीन में देखा है ना आपने, इस तरह से जब दिल की धड़कन चलती है,
तभी तक जीवन है, जब वह सीधी हो जाती है तो ठीक है, वो सीधी नहीं होगी। अगला एक सवाल पूछा है, अच्छा सवाल है। आरएस की तैयारी करते समय यूपीएससी का ख्याल आता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में टाइम तो सेम लगता है। क्या आपके माइंड में आरएस के साथ साथ यूपीएससी की चॉइस आती थी कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए थी? ऐसा कोई सवाल। जी। देखिए हर कैंडिडेट जो आरएस की तैयारी करता है उसको कभी ना कभी ये लगता ही है कि यूपीएससी कर लेना चाहिए साथ साथ, या हो सकता है। अ, करने को तो देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आरएस के साथ आईएएस की तैयारी की है और बहुत अच्छी रैंक से सेलेक्ट हुए हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने केवल आरएस की तैयारी की, केवल आरएस बने, यूपीएससी नहीं सोचा है। लेकिन अगर आपके दिमाग में आता है ये क्वेश्चन कि मुझे आरएस के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो सबसे पहले आप बेसिक चीज़ें देखिए कि भाई सिलेबस जो है आरएस का और यूपीएससी का, आईएएस का, उसमें कितना डिफरेंस है। तो ऑलमोस्ट 50 to 60% जो सिलेबस है, वो मेजर जो सब्जेक्ट हैं वो आरएस आईएएस दोनों में सेम ही है। लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि डेप्थ, जो सब्जेक्ट की जो गहराई है, वो आरएस में वैसा है कि सरफेशियल नॉलेज अगर आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेप्थ यहाँ पे नहीं सब्जेक्ट की पूछी जाती है। लेकिन यूपीएससी ये करता है कि किसी भी सब्जेक्ट को आपको बहुत ज़्यादा गहराई से पढ़ना पड़ेगा उसको। और अगर आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो वो आपको आरएस में कहीं ना कहीं हेल्पफुल ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप गहराई से किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आपको नुकसान देगा, वैसा नहीं। लेकिन यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आरएस में जनरलाइज्ड पेपर है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं वो सबके लिए सेम है। अब उसमें ऑप्शनल अलग से हैं और कुछ चीज़ें अलग से हैं। तो आरएस के साथ साथ तैयारी करना वो आपका ये रहेगा कि आरएस की तो वैकेंसी आती है 2-3 साल में एक बार, और यूपीएससी की तो हर साल कैलेंडर उनका फिक्स रहता है। तो अब आरएस में जैसे फाउंडेशन कर लिया मान लो आपने, और उसके बाद आपको लगता है कि अभी तो आरएस की वैकेंसी आई नहीं है और मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है साथ साथ में, तो आप ये करें साथ में कि अपना ऑप्शनल तैयार कर लेवें और जो आरएस के अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी तैयार कर लेवें, और वहाँ भी अपना किस्मत आजमा लीजिए, है ना। पर उसके लिए वो है कि आपको डेडिकेट रहना पड़ेगा। यूपीएससी जो है वो डेडिकेशन मांगता है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेट होके, आरएस हो चाहे आईएएस हो, सब में आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। सफलता को शॉर्टकट होता नहीं है उसके लिए। और अगर आपका भाग्य साथ देगा तो आईएएस भी बन जाएंगे और आरएस तो बन ही जाएंगे। कुछ कमोबेश सबके मन में आता ही है ये क्वेश्चन। मैंने भी किया था, यूपीएससी ट्राई किया था 1-2 बार, लेकिन मेरा किस्मत उतना बुलंद नहीं था कि मैं आईएएस तक पहुंच पाऊँ, तो यहाँ तक पहुँचे हैं। मैम आपने बहुत अच्छा प्रयास किया था, आपका रैंक बहुत टॉपर्स में है। ठीक है, एक सवाल ये है कि पाठ्यक्रम ज़्यादा होने पर पीछे का जो पढ़ा हुआ होता है वो भूल जाते हैं, तो याद कैसे रखें? कोई तरीका बताइए, कोई घुट्टी हो तो बता ये दीजिए। तो क्वेश्चन हो गया वैसे। हाँ। और याद रखने का वही तरीका है कि आप बार बार पढ़ते रहें, बार बार रिवाइज करते रहें चीज़ों को, बादाम खाते रहें, दूध पीते रहें, दूध पीते रहें, उससे आपकी याददाश्त ठीक रहेगी। और अपने माइंड को स्थिर रखें, मेडिटेशन करें, योग करें, तो उससे याददाश्त थोड़ी ठीक रहेगी। बाकी याद करने की कोई टिप्स नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं है इस दुनिया में। याद करने की कोई टिप्स नहीं है, वो आपको ही करना है कि किस तरह से याद रह सकते। याद रखने का एक ही है कि चीज़ों को बार बार पढ़ें, बार बार रिवाइज करें। अब आगे पूछ रहे हैं कि मैम हमें लगता है कि सब कुछ कोचिंग से करवा दिया जाता है, तो कोचिंग से अपनी निर्भरता कोचिंग से कितनी रखें और खुद से अपने स्तर पर कितना प्रयास करें, और आपने इस प्रक्रिया को कैसे किया था? देखिए अगर आपका जो सिलेबस है उसको कवर कर ही लेते हैं वैसे कोचिंग में, और आपको लगता है कि नोट्स जो है वो सफिशिएंट है और मैं नोट्स से बाहर पढ़ने की मेरी क्षमता नहीं है, तो आपको यही सुझाव है कि जो नोट्स आपको दिए गए हैं उनको आप पढ़ लें, उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और अगर आपको लगता है कि हाँ नोट्स से मेरा पूरा मैंने पढ़ लिया है, नोट्स जो हैं वो मुझे सारे के सारे याद हैं, तो आप बेसिक बुक्स उठा लेवें, आरबीएससी उठा लेवें, एनसीईआरटी उठा लेवें, और उनमें से जो सिलेबस आपका है उसको नोट्स में जो आपको लगता है कि ये चीज़ें कम है वो आरबीएससी से देख लेवें, एनसीईआरटी से देख लेवें, और अपने कुछ कुछ नोट्स बना लेवें। देखिए मैं ये कहूँगी कि आप
कंप्लीटली कोचिंग पे तो आपको नहीं डिपेंड रहना है कि आप 100% यहाँ पढ़ा दिया, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोशिश ये रहती है कि आपका सिलेबस कवर हो जाएगा पूरा, लेकिन फिर भी आप गुंजाइश रहती है कुछ ना कुछ कि आप बाहर से भी कुछ चीज़ें पढ़ें। क्योंकि बुक पढ़ेंगे तो आप उनमें से कुछ ना कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, कुछ ना कुछ आप उसमें ऐड ऑन ही करेंगे, आपको उसमें नुकसान नहीं होगा। और बेसिक बात वही है कि आपकी कितनी क्षमता है, आप कितना पढ़ सकते हैं, कितना याद रख सकते हैं बिना किसी टिप्स के, है ना? तो जितना याद रख सकते हैं उतना पढ़िए। मैंने नोट्स भी पढ़े थे और बुक्स भी पढ़ी थी, कुछ रेफरेंस बुक भी पढ़ी थी, कुछ आरबीएससी की बुक्स भी पढ़ी थी, एनसीईआरटी की बुक्स भी पढ़ी थी। तो ये जब आप एक बार कोचिंग के नोट्स पढ़ लें, चूँकि आप फाउंडेशन कर रहे हैं, तो आपका पहला तो यही रहेगा मेरे हिसाब से कि आप पहले आपके नोट्स जो हैं, उनको कंप्लीट कर लें और उसके बाद बुक्स पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। आपको बुक्स भी पढ़ लेना चाहिए, रेफरेंस बुक्स या एनसीईआरटी पढ़ने से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपके बहुत क्लियर हो जाएँगे और आपको लिखने में हेल्प मिलेगी उससे। तो ये करिएगा आप। कुछ सवाल अब थोड़े से आंसर राइटिंग पे भी पूछे हैं। जैसा पूछा गया है कि क्या हिंदी मीडियम के विद्यार्थी आंसर राइटिंग करते समय कुछ इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, और हिंदी में अगर थोड़ी बहुत मात्रात्मक अशुद्धियाँ हों तो उससे क्या प्रभाव पड़ सकता है एग्जामिनर पर, उनके नंबर्स पर? देखिए, अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, तो मेरे अनुसार आपको कॉपी में इंग्लिश के वर्ड को आप देवनागरी लिपि में लिख दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय कि आप हिंदी में इंग्लिश के शब्द लिखें। अगर आप हिंदी में इंग्लिश के शब्द लिखेंगे तो आप नंबर तो नहीं कटेंगे आपके इससे, लेकिन वो थोड़ा-सा ऑकवर्ड लगता है, हिंदी के बीच में आप बार-बार अगर इंग्लिश के शब्द यूज़ कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको लिखना हो तो आप उस शब्द को देवनागरी में लिख के फिर कोष्ठक में आगे इंग्लिश का शब्द लिख दीजिए, उससे ज़्यादा ठीक रहेगा। और साइंस, टेक और जो आईआर है, उनमें आप कुछ शब्द लिख भी देते हैं तो इससे कोई बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। और दूसरा क्या था क्वेश्चन? प्रश्न है कि आंसर राइटिंग के दौरान हाँ। क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या तो वही है कि लिखना शुरू नहीं करते हैं अपन, बाहर बैठ के सोचते हैं कि आंसर राइटिंग कैसे की जाए, कैसे की जाए। वैसे अगर आप लिखना शुरू करेंगे तो अपने आप ही आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी, और वही चीज़ें घुमा फिरा के कि अंडरलाइन करनी है, इन्वर्टेड कॉमास में करना है, फ्लो चार्ट डालने हैं, बुलेट्स में आंसर लिखने हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और आधी समस्या आपकी वहीं ख़त्म हो जाएगी जिस दिन आप लिखना शुरू कर देंगे। आंसर राइटिंग कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। आंसर राइटिंग के साथ साथ टाइम मैनेज करना समस्या है एक, कि आपको 3 घंटे में आप पेपर भी पूरा कर रहे हैं, आंसर भी लिख रहे हैं, और क्वांटिटी से ज़्यादा आपकी क्वालिटी होनी चाहिए उसमें, कि आपका जो आंसर लिखा गया है उसको देख के लगता है कि हाँ, ढंग का आंसर है और इसमें नंबर मिलने चाहिए। एक और सवाल कि एनसीईआरटी को लेकर हमेशा ही संशय बना रहता है कि तैयारी के दौरान हम एनसीईआरटी की बुक्स अलग से पढ़ें या ना पढ़ें, या कोचिंग के नोट्स ही हमें सफिशिएंट होंगे? देखिए, कोचिंग के नोट्स में एनसीईआरटी को कंक्लूड कर लिया जाता है, ऐसा मेरा मानना है, और मैंने जब देखे हैं नोट्स उस हिसाब से। लेकिन फिर भी अगर आपके पास समय है, अभी जैसे आरएस की वैकेंसी नहीं आई है और आप पढ़ सकते हैं, तो आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी पढ़ने में नुकसान नहीं है, इसमें फ़ायदा ही है। एनसीईआरटी अपने आप में एक कंसेप्ट है बहुत बड़ा, तो अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें कुछ ना कुछ वहाँ से सीखने को मिलेगी। और कई बार होता ये है कि पेपर में सीधा-सीधा एनसीईआरटी से उठा के क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। मेंस में सीधे-सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एनसीईआरटी में जो पीछे क्वेश्चन दिए हुए होते हैं चैप्टर के, वो सीधे-सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको इससे हेल्प ही मिलेगी। और अगर आपके पास समय नहीं है कि मुझे तो प्रीलिम्स में कम टाइम बचा है, या मैं जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मेरे पास अगर समय नहीं है तो आप नोट्स पढ़ लीजिए, उनको बार-बार रिवाइज़ करिए। मेन चीज़ जो है वो ये है कि आप जो अपने रिसोर्सेज़ हैं उनको लिमिटेड रखें। बहुत ज़्यादा फैलाएँ नहीं कि नोट्स भी ले लिए, रेफ़रेंस बुक भी ले ली, एनसीईआरटी भी ले ली, आरबीएससी भी ले ली, सारी चीज़ें आपने इकट्ठी कर ली, लेकिन आप उनको पढ़ नहीं पा रहे हैं। पढ़ पा रहे हैं तो रिवाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। अगर रिवाइज़ नहीं कर पाएँगे तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा नहीं। एक सवाल है कि सुनने में आ रहा है कि नवंबर के लगभग आरएएस प्री की संभावना है, तो संभावना ही है अभी। तो अभी तैयारी कैसे की जाए? ओनली प्री की या फिर मेंस को भी शामिल करते हुए तैयारी करें? स्वरूप देख सिंह जी पूछ रहे हैं। सुनने में तो आ रहा है कि वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आ रही है,
लेकिन ये सिर्फ सुनने में ही आ रहा है, कब आएगी ये तो सिर्फ आरपीएससी ही बता सकती है। इनफैक्ट आरपीएससी भी नहीं बता सकती, ये तो तभी पता चलेगा जब वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन डालेगी तभी पता चलेगा कि हाँ वैकेंसी आई है और एग्ज़ाम करवाने की तैयारी कर रही है आरपीएससी। तो अगर नवंबर नवंबर में तो नहीं, मेरे हिसाब से होना चाहिए पेपर। अगर नोटिफिकेशन जुलाई अगस्त में भी आता है तो आपको दिसंबर जनवरी तक एग्ज़ाम हो सकता है। तो अभी तो आप प्री के लिए अलग से कुछ स्पेसिफाई मत कीजिए कि मुझे यही पढ़ना है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक तो आप प्री मेंस की तैयारी साथ साथ करते रहें। तब तक आपको ये भी हो जाएगा कि आपके सिलेबस कितना हो गया है। मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं प्री में और मेंस में, अगर वो आपके पूरे हो रहे हैं तो आप जब नोटिफिकेशन आ जाए 2 महीने आपके पास टाइम हो कि प्रीलिम्स में, उस टाइम आप प्रीलिम्स फोकस्ड स्टडी करिएगा, जिसमें आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज और फैक्ट्स ज़्यादा याद रखें। उस टाइम आप मेंस को थोड़ा सा कि भाई हाँ लिखने की प्रैक्टिस बाद में करेंगे। तो 2-3 महीने सफिशियंट हो गए, चूँकि आप लोग 5-6 महीने से पढ़ ही रहे हैं और 3-4 महीने और पढ़ लेंगे तो साल भर में आप काफ़ी कुछ पढ़ लेंगे जो सिलेबस है उसका। तो अभी तो आप जो आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए, उसको रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए और उसको याद रखिए। और जब नोटिफिकेशन आ जाए उस टाइम आप प्रीलिम्स के लिए कि हाँ अब 2 महीने हैं तो 2 महीने आपको प्रीलिम्स की अच्छे से तैयारी करनी है। बस। एक थोड़ा सा स्पेसिफिक सवाल पूछा हुआ है, पूछा है कि आरपीएस के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। मेडिकल, विशेष रूप से अगर मेडिकल की योग्यता अपूर्ण है तो क्या पूरी प्रक्रिया से ही बाहर कर दिया जाता है, और आरपीएस के लिए अंतिम रूप से सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि एलोकेशन किस तरह से होता है। तो आपकी जो आप इंटरव्यू देते हैं उस टाइम आपसे प्रेफरेंस बनवाई जाती है, जिसमें जनरली आरएस, आरपीएस, तहसीलदार, अकाउंट सर्विस, इस तरह से अपन लोग प्रेफरेंस डालते हैं। और फिर आपकी रैंक क्या है उसके हिसाब से, रैंक प्लस प्रेफरेंस के हिसाब से आपको एलोकेशन होता है। तो आरपीएस के लिए बहुत कोई स्पेसिफिकेशन मतलब नहीं है बहुत ज़्यादा, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है इसका। लेकिन जनरली जो चीज़ें हैं कि आपकी हाइट वगैरह, वेट वगैरह, इस तरह से आई साइट वगैरह, इनका चेकअप किया जाता है। और बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लोग होते हैं जिनको आरपीएस से मतलब क्वालिफाई नहीं होते वो मेडिकल में। और मेडिकल में अगर आप क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आपको बाहर नहीं किया जाता, आपकी जो नेक्स्ट प्रेफरेंस है उसमें आपको वो प्रेफ़रेंस मिल जाती है आपको। जैसे आपने आरपीएस के बाद अगर तहसीलदार सर्विस आपकी चॉइस है, तो आपको तहसीलदार सर्विस मिल जाएगी। और कौन-सी रैंक तक आरएस मिलेगा, आरपीएस मिलेगा, ये तो कोई फ़िक्स नहीं है। ये डिपेंड करता है कि नोटिफ़िकेशन जो आई है, उसमें बदलता कितने रहता पद हैं, कितने पद हैं आरएस के, और आप कौन-सी कैटेगरी से हैं, या जनरल से हैं, या आपको अगर रिज़र्वेशन मिल रहा है, तो उस हिसाब से कि भई आपको कहाँ तक मिल जाएगा। तो ये तो कोई फ़िक्स तो है नहीं कि भई इस रैंक तक मिल जाएगा। लेकिन अगर इस बार का देखें तो जनरल जनरल में तो 20-25 तक आरएस मिलता है और 35 रैंक तक शायद आरपीएस मिला है इस बार। अगला सवाल अगले चरण को लेकर के है कि इंटरव्यू में क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए और कौन कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए, और नर्वसनेस को कैसे कंट्रोल करें। देखिए इंटरव्यू में सबसे पहले तो यही है कि आप जब प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, मेंस आप क्लियर कर लेते हैं, तो अभी जो आप हैं और जिस टाइम आप इंटरव्यू देंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आ जाएगा। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो वैसे ही बढ़ जाएगा, क्योंकि आप पहले तो 4-5 लाख लोगों में से आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके 20-25 हज़ार लोगों में आएंगे, और 20-25 हज़ार लोग जो मेंस लिख रहे हैं उनमें से आप 2-3 हज़ार लोगों में आएंगे जो मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं। तो इस चीज़ से कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही आपका, कि आज जो आप नहीं बोल पा रहे हैं या आज जितना आपका एक्सपोजर नहीं है उससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका। तो नर्वसनेस तो वैसे ही धीरे धीरे कम होती जाएगी। और नर्वसनेस कम करने के लिए आप मॉक इंटरव्यू दीजिए, और जो आरएस के या आईएएस के, सिविल सर्विसेज के जो भी इंटरव्यूज आपको यूट्यूब पे मिले, दृष्टि बार अपलोड करते रहते हैं, दृष्टि इस पे यूट्यूब चैनल पे, वो देखते रहिए। और चीज़ें जो ध्यान में रखनी है आपको, वो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं कि आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो फॉर्मल होना चाहिए। गर्ल्स के लिए जैसे सूट पहन लिया, साड़ी पहन ली। और जो बेसिक चीज़ है कि आपको ग्रीट किस तरह से करना है, और आंसर पूछ रहे हैं, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनके सीधे सीधे आंसर जो आपको आए नहीं आए वहाँ पे सॉरी बोल दो।
और बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरव्यू कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है। इंटरव्यू में आपसे बातचीत की जाती है। जैसे मेरा 2 बार इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ आप पे जाते ही वो बस ऐसे क्वेश्चन दागने के लिए बैठे हैं, वैसा नहीं है। बहुत सिंपल से, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। जनरली आपका जैसे होम डिस्ट्रिक्ट है तो उससे कुछ क्वेश्चन उठा लिए, आपका जो एजुकेशन का जो बैकग्राउंड है उससे कुछ क्वेश्चन उठा लिए, करंट में कुछ चल रहा है तो उनसे रिलेटेड पूछ लिए, आपकी हॉबी क्या है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए। तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, और जिस टाइम आप इंटरव्यू देंगे उस टाइम आपको और ज़्यादा चीज़ें बता दी जाएंगी, और आप खुद बहुत तब तक बहुत परिवर्तित हो जाएंगे। तो इंटरव्यू के लिए अभी सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। अब एक और सवाल, थोड़ा सा सोशल मीडिया और ऑनलाइन की दुनिया से जुड़ा हुआ है। सवाल है कि क्या क्लास ऑनलाइन लेना सही होता है या ऑफलाइन क्लास करना सही है? दोनों में से कौन सी प्रक्रिया ज़्यादा लाभकारी हो सकती है? देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासें तो अगर आप सीरियस होकर अगर क्लास लें तो दोनों ही क्लासें बेनिफिशियल हैं, बट मैं ऑफलाइन को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि आप क्लासरूम के जब क्लासरूम में बैठते हैं तो यहाँ का जो माहौल है वो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। ऑनलाइन आप एक रूम में बैठ के देख रहे हैं तो वहाँ वो चीज़ें नहीं सीख पाएंगे जो आप यहाँ पे एक दूसरे से डिस्कस करके सीख सकते हैं, या यहाँ का जो माहौल देखकर सीख सकते हैं। वो चीज़ें आप ऑनलाइन क्लास बैठकर नहीं सीख सकते हैं। तो ऑफलाइन क्लास हमेशा ही आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगी। फिर भी अगर आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है कि आपका सिलेबस नहीं होगा पूरा। सिलेबस तो आपका ऑनलाइन क्लास से भी हो जाएगा, ऑफलाइन क्लास से भी हो जाएगा। वो तो आपकी परिस्थिति पर डिपेंड करता है कि अगर आप सुबह 7 बजे उठ के आना, अगर आप आ सकते हैं यहाँ पे और पढ़ाई कर सकते हैं तो वो आपका एक तरह का डिसिप्लिन भी है। ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है कि वो उसको या तो स्किप करते जाते हैं आगे आगे, नहीं तो लाइव अगर क्लास नहीं होती है, वीडियो का ऑप्शन आपके पास रहता है तो वीडियो सेव करके कि हाँ ठीक है अभी सो लेते हैं, बाद में दिन में पढ़ेंगे, शाम को पढ़ेंगे, रात में पढ़ेंगे, ऐसे हो जाता है। तो आपका एक अनुशासन जो है वो मेंटेन नहीं रह पाता ऑनलाइन क्लास में। तो ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास कोई सी भी लीजिए, सिलेबस पूरा होना चाहिए, मेन टारगेट अपना यही होना चाहिए। बाकी तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है ऑनलाइन और ऑफलाइन से। तो अब बढ़ते हैं इस प्रक्रिया के अगले चरण में, और कुछ अलग तरह के सवाल, कुछ मोटिवेशनल सवाल उनको लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसे पूरा करेंगे। तो एक सवाल है कि स्ट्रेस को कैसे दूर करें? आपने इसके लिए क्या किया था? माइंड फ्रेश कैसे रखें? तैयारी करते वक्त दैनिक जीवन में कौन सी नई आदतें डालें? कौन सी आदतों से बचें? इस तरह के कुछ सवाल। देखिए, स्ट्रेस होना या यूं कहें कि डीमोटिवेट होना तो बहुत ही कॉमन चीज़ है। जब आप पढ़ाई करते हैं, 2-3 दिन पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद ऐसे लगता है कि मतलब कुछ याद नहीं है, क्या पढ़ रहे हैं, या मतलब ऐसी चीज़ें होती रहती है, मेरा तो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इस तरह से होता रहता है। तो सबके साथ ही होता है, ये कोई बहुत अलग बात नहीं है। तो इसमें एक तो ये है कि आप कुछ यूट्यूब से विकास सर के कुछ वीडियोस देख ले में, उससे आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा। दूसरा ये कि आपको सेल्फ मोटिवेट रहना है, ठीक है। आपको खुद से अंदर से फील करना है कि नहीं नहीं, मैं तो जिस चीज़ के लिए मैंने तैयारी शुरू की है उसको तो मैं अंजाम तक पहुंचा के ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कितना ही पढ़ना पड़े। तो उस चीज़ से आपको मतलब घबराना नहीं है, वो सबके साथ होता है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए तो आप ये कर सकते हैं कि आपकी जो भी हॉबी है, मान लो आप कोई खेल खेलना पसंद है, आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, मूवीज देखना पसंद है, तो वो उसको बीच बीच में जैसे हफ्ते में 1-2 मूवी देख ली। अगर आप खेलते हैं तो शाम को वो कर लिया कि भाई आधा घंटा खेल लिए, वॉकिंग कर लिया, योग या योगा जो भी है वो कर लिया, म्यूजिक सुन लिए। तो इससे थोड़ा सा मतलब ऐसे हो जाता है कि चेंज होता रहता है। और कंटिन्यूस नहीं पढ़े, ऐसे नहीं कि सुबह पढ़ने बैठे तो शाम तक पढ़ते ही रहे, कुछ याद रहे नहीं रहे, बस किताब लेके बैठना है, वैसा नहीं करना आपको। घंटे भर पढ़े, उसके बाद घंटा या 1.5 घंटा, जितनी आपकी लिमिट है, जब तक दिमाग में जा रही है चीज़ें तब तक पढ़े। उसके बाद थोड़ा सा 10 मिनट का ब्रेक ले लें, उसके बाद फिर से थोड़ा रिफ्रेश होके पढ़ते रहें। इस तरह से करने से क्या चीज़ें याद भी रहती है और आपका इंटरेस्ट पढ़ने में बना रहता है। और एक सब्जेक्ट थोड़ा बोरिंग हो जाता है, जैसे मान लो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पूरे दिन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसमें फिर आपको मतलब बोर हो जाते हैं कि सारे मतलब यही चीज़ें आ रही है बार बार घूम फिर के। तो आप ऐसे करें कि 2 सब्जेक्ट
पढ़ते टाइम 2 सब्जेक्ट ले लेवे साथ में और करंट अफेयर्स ले लेवे, तो उससे थोड़ा कोरिलेट करके आप पढ़ पाएंगे। और करंट अफेयर्स है तो उनको भी आप सब्जेक्ट से कोरिलेट कर पाएंगे। तो थोड़ा बहुत होता रहेगा स्ट्रेस, बाकी जब एग्जाम सामने आएगा उस टाइम तो कुछ स्ट्रेस विस्ट्रेस होगा नहीं आपको, क्योंकि उस टाइम टाइम ही नहीं बचेगा आपके पास। आपको लगेगा ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, तो वो चीज़ें उस टाइम आपको पढ़ने पे ज़्यादा फोकस रहेगा और दिमाग ज़्यादा चलने लगता है। जब आपके सामने कोई मतलब टारगेट होता है, इमीडिएट टारगेट जब आपके सामने होता है, चीज़ें याद भी ज़्यादा रहती है और अपन टाइम भी उस हिसाब से मैनेज करने लगते हैं। अच्छा, बैक बेंचर्स को आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है, तो एक सवाल जो उन्होंने पूछे हैं, थोड़ा सा बैक बेंचर्स के लिए उन्होंने कहा है कि कुछ कह दीजिए, वो बाद में कहिएगा। थोड़ा सा एक सवाल उनका, क्या आपका आरएएस बनना वर्थ इट साबित हुआ? थोड़ा सा आप मैम से जानना चाह रहे हैं कि उनका निजी अनुभव क्या है। तो उन्होंने कहा कि क्या आपका आरएएस बनना वर्थ इट साबित हुआ आपके लिए? क्या आरएएस बन के आपको वो हासिल हुआ जो आपने तैयारी के दौरान सोचा था? यानी जितनी मेहनत आपने की थी उसके अनुसार आपको क्या परिणाम मिला? और आरएएस बनने के लिए इतनी मेहनत करना उचित है क्या? यही पूछ रहे हैं ना आप लोग? देखिए, उचित और अनुचित का तो सोचने का अब मेरे हिसाब से समय नहीं रहा है, क्योंकि आपके लिए भी और मेरे लिए भी, कि आप भी आरएस बनने के लिए ही यहाँ आए हैं। और वर्थ इट तो ये है कि इसके लिए मैं कुछ पंक्तियां कोट करना चाहूंगी कि तजुर्बा तो हवादिसों की शक्ल में जो मैंने पाया है, तजुर्बा तो हवादिसों की शक्ल में जो मैंने पाया है, मैं समाज को उसे लौटा रही हूँ, मैं समाज को उसे लौटा रही हूँ। तो जो भी आज तक मैंने जो एक्सपीरियंस जो भी मेरा आज तक का जो एक्सपीरियंस रहा है या जो भी मैंने गेन किया है, वो लाइफ का उद्देश्य यही है कि उससे लोगों को फायदा मिलता रहे, अपन लोगों के लिए कुछ कर पाए। और आरएस बनना तो वर्थ इट है ही है, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। क्योंकि अभी आपको नहीं लगेगा, लेकिन जब आप आरएस बन जाएंगे, जब आप सीट पर बैठेंगे और जब आप काम करेंगे उपखंड में जाके या जिस भी सर्विस में जाके काम करेंगे, तो आपके आपके पेन चलाने से, आपके कलम चलाने से बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सकता है। और इस तरह का परिवर्तन जब आएगा, जब आप इस चीज को महसूस करेंगे, और वो खुशी जो आपको मिलेगी, उस खुशी के अलावा दुनिया में दूसरी कोई खुशी नहीं हो सकती है। अभी मेरा इंस्टीट्यूशनल कोर्स चल रहा है और अभी इससे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट था मेरा, तो मेरे पास तहसीलदार का चार्ज था। तो मैं वहाँ 2-3 महीने काम करके आई हूँ तहसीलदार का। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें मतलब हर रोज़ मोटिवेट करती है कि हाँ, आप कुछ कर रहे हैं। जो लोग मतलब गाँव से आ रहे हैं, जिनका काम काफ़ी टाइम से अटका हुआ है, अगर आप उसको थोड़ा-सा देखें, थोड़ा-सा सीरियस लें, तो वो काम आप कर देते हैं और उनके चेहरे पे जो खुशी आती है कि हाँ, हमारा काम हो गया, ये चीज़ आपके लिए सफिशिएंट है। और वर्थ इट तो आरएस बनना बहुत वर्थ इट है, अगर आप इसको ढंग से जीते हैं तो, और लोगों के लिए काम करते हैं तो। आपका मोटिव क्या है वो क्लियर होना चाहिए। बाकी बैक बेंचर्स तो मुझे लगता है कि हमने काफ़ी सारे सवालों को यहाँ पर डिस्कस किया है। अगर कोई और सवाल आपके बीच में रह रहे हों, कुछ स्पेशल सवाल, हम कुछ सवालों के लिए ही कुछ सवाल लेंगे, ठीक है? तो कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, कुछ सवालों को लेते हैं, ठीक है? आप पूछ लीजिए पीछे। ठीक है, मैंने कॉपी मंगवाई नहीं है वैसे मेरी, तो कुछ कारणों से नहीं मंगवा पाई थी मैं। पुरानी जो कॉपीज है, टेस्ट सीरीज की जो कॉपीज है, वो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप तक पहुंच पाएगी। देखिए, आप दूसरों की कॉपी देखने से आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिल सकता है, पर ठीक है, अगर जो भी आपको मिल रही है कॉपियाँ वो देखेंगे, लेकिन मेरी कॉपी तो आई नहीं है, तो मैं कैसे शेयर कर सकती तो हूँ? अगर उपलब्ध होगी तो फिर होगी इसको तो आपके पहुंचाया साथ जाएगा, शेयर कर ठीक है? देंगे। कोई और सवाल, कोई और पूछना चाहें, पूछिए। वो तो देखो, आप जब पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, तब आपको खुद को महसूस होगा कि ये चीजें, जैसे मान लो कि कोई टॉपिक दिया हुआ है, उसमें से 4-5 पॉइंट ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो आंसर में आने ही आने चाहिए। तो उनको आप ऐसे करो कि या तो उनको पॉइंट्स में लिख दो,
अगर आप पॉइंट्स में नहीं लिखो, पैराग्राफ में आंसर लिख रहे हो, तो उन चीजों को, उन कीवर्ड्स को आप कोशिश करो कि उसमें लिखो उसको। बाकी अब हर टॉपिक तो मैं ऐसे नहीं समझा सकती आपको कि कुछ स्पेशल बताएं आपकी इस टॉपिक में कैसे लिखें, तो वो मैं बता सकती हूँ। बाकी आप पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी चीजें छोड़नी है, कौन सी चीजें उसमें लिखनी है। इसका कोई मतलब एक आंसर बता दे आपको कि हाँ इसमें ऐसे लिख लो, तो दूसरे आंसर पे वो सेट नहीं होगा। तो ये तो आपको कंसाइज करना आपको तभी आएगा जब आप पढ़ेंगे और आंसर लिखना शुरू करेंगे। पहली बार में नहीं समझ में आएगा आपको, दूसरी बार में भी नहीं आएगा समझ में, लेकिन जब आप 3-4 बार आंसर लिख लेंगी तो आपको समझ में आने लगेगा कि किस तरह से आंसर को कंसाइज करके लिखना है और कौन सी चीजें इसमें इंक्लूड करनी है और कौन सी चीजें छोड़नी है। अगर आप जितना स्पेस दिया हुआ है उसमें, एक तो वो होता है कि आप स्पेस पूरा भरें, एक होता है कि 15 शब्द। 15 शब्द तो मेरे हिसाब से बहुत कम हो जाते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप उसमें कोशिश करें कि 20-25 शब्द लिख दें, लेकिन इस चीज का ध्यान रखें कि 3 घंटे में आपका पेपर पूरा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप स्पेस भरने के चक्कर में आपका पेपर पूरा नहीं हो पा रहा है। आप अगर पेपर छूट रहा है तो जितना 15 शब्द लिखो, 20 शब्द लिखो, लेकिन पेपर पूरा होना चाहिए, ज्यादा जरूरी ये चीज है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन छोड़ देंगे तो आपका वो कोई मतलब रहेगा नहीं। जी जी जी। देखिए, आप कोशिश ये करिए कि 50 शब्दों का जो क्वेश्चन है, जिसमें डिमांड ये है कि उसको आप विश्लेषण करें उन चीज़ों का, तो आप पैराग्राफ में लिखिए और जितने फैक्ट्स लिख सकते हैं उसमें, वो लिख दीजिए। और अगर विश्लेषण का या आलोचना का नहीं पूछा है, तो आप कोशिश करें कि जो फैक्ट्स हैं, उनको पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करें। जैसे 5 पॉइंट लिख दिए, 6 पॉइंट लिख दिए और उनमें सारे फैक्ट्स भी आ जाएँ, ठीक है? वो क्वेश्चन किस तरह का है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको आंसर क्या किस तरह से लिखना है। पैराग्राफ में लिखते हैं आप तो भी फैक्ट्स तो डाल ही दीजिए उसमें। फैक्ट्स तो आप लिख ही सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंसेप्ट लिखने की आरएस में गुंजाइश होती नहीं है, क्योंकि यहाँ 50 शब्द में आप कितना कंसेप्ट क्लियर करोगे, कितना लिखोगे? उसका मतलब पॉजिटिव चीज़ें लिखोगे तो ही वो स्पेस भर जाएगा। तो आपको आलोचना करने का या उसको मतलब किस तरह से विश्लेषण करना, उसका बहुत ज़्यादा स्कोप आपके पास रहता नहीं है। तो आप कोशिश ये करें कि 50 शब्द का क्वेश्चन हो चाहे 100 शब्द का हो, उसमें आप पॉइंट्स में जितना लिख सकते हैं उतना पॉइंट्स में लिखें, और अगर पैराग्राफ में लिखें तो भी फैक्ट्स जितने आपको याद हैं उससे रिलेटेड और रेलेवेंट फैक्ट्स, वो आप उसमें डाल दें, उनको अंडरलाइन कर दें, तो इससे आपका दोनों पर्पज सोल्व हो जाएगा। देखिए, जो सेमी कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन है उनमें आप कोशिश करें कि मतलब उसको मतलब समग्र करके लिख सकें कि कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट की आ जाएँ और जो फैक्ट्स है वो आ जाए। और वैसे बहुत ज़्यादा आप इस पे मत जाइए कि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये पॉइंट्स में लिखने जैसा है। आप तो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें जितना आपको याद है, आप उसको किस तरह से लिख सकते हैं जिसमें आपके फैक्ट्स भी आ जाएँ, और कंसेप्ट का बहुत ज़्यादा रोल रहता नहीं है इसमें, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन में 50 शब्द में आप कितना कंसेप्ट लिखोगे? कंसेप्ट लिखने में, भूमिका बनाने में ही आपका आंसर पूरा हो जाएगा। तो इस थ्योरी पे जाने की बजाय कि ये कंसेप्चुअल है, ये सेमी कंसेप्चुअल है, ये नॉन कंसेप्चुअल है, इस तरह की थ्योरी पे मत जाइए। आप तो जो क्वेश्चन पूछा गया है, उसका जो चीज़ें आपको याद आ रही है, जो चीज़ें आप लिखने में सक्षम है, उसको लिख दीजिए, उसको थोड़ा-सा प्रेज़ेंटेबल बना दीजिए। प्रीलिम्स का तो आपका मोटिव यही रहना चाहिए कि आपका प्रीलिम्स क्वालीफाई हो जाए, और जब आप टेस्ट सीरीज़ लिखते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपका जो गेस है, जो तुक्का वर्क है, वो कितना काम कर रहा है। तो इस पे डिपेंड करता है कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड नहीं करने हैं, क्योंकि 80, 85, 100 नंबर लाने हैं आपको, तो वहाँ उस रेंज तक पहुँच पाएँ आप, वो चीज़ें वहाँ तक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपके गलत जा रहे हैं, तो नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो आपको भारी पड़ सकती है ना? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, मतलब 100 प्लस अगर आप क्वेश्चन अटेंड करते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर आपके 10-15 क्वेश्चन गलत हो भी जाते हैं तो अच्छा खासा प्रीलिम्स आपका हो जाता है। बहुत ज़्यादा पे नहीं जाना है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। वैसे सिंपल सा अगर आप 6-7 महीने पढ़ लेते हैं, साल भर पढ़ लेते हैं, तो 110, 115, 20 क्वेश्चन करने की स्थिति में आ जाते हैं। आरएस में इतना कोई बहुत ज़्यादा टफ होता नहीं है। ठीक है? तो अब हम इस सेशन को समाप्त की ओर लेकर के चलते ठीक हैं। है। लगभग सभी प्रश्नों का आपका मैम ने बहुत अच्छा जवाब दिए होंगे। तो आप इन सभी के लिए मैं 2 हाँ, लाइन कहना चाहती संदेश हूँ संदेश दीजिए। कि
हजार बर्क गिरे लाख आंधियां उठे, हजार बर्क गिरे लाख आंधियां उठे, जो फूल खिलने वाले हैं वो खिल के रहेंगे, जो फूल खिलने वाले हैं वो खिल के रहेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आप खिलने वाले फूलों में से हैं। तो ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। आप भी आने वाले समय में यहाँ बैठ के इंटरव्यू दें, ऐसी मेरी दिल लगी इच्छा है। और आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और थैंक यू सो मच। इस पूरी प्रक्रिया को हम अब यहाँ पर विराम देते हैं। तैयारी करिएगा आप डेडिकेशन से। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।